देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज गया और स्क्रीन शेयर है। यस मैम। अच्छा अच्छा, देखो हम लोगों ने ये क्लास में ए स्टार्ट किया था, जहां पर हम लोगों ने AS1 को जस्ट एक बार कंप्लीट किया है। मतलब AS1 में इतना ही हमें करना है। AS1 जो है ये हम लोगों ने कंप्लीट किया था, एक बार जस्ट एक बार गो थ्रू करवा देते, उसके बाद इसका क्वेश्चंस देखेंगे। AS1 जो था वो डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज था, ठीक है। अगर हम लोग कोई अकाउंटिंग पॉलिसीज फॉलो कर रहे हैं, जो कि हमें करना भी पड़ेगा अपना जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करने के लिए, तो उसमें हमें अकाउंटिंग पॉलिसीज क्या होता है वो हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा था। हम जस्ट एक बार शॉर्ट में बता देते हैं। अकाउंटिंग पॉलिसीज क्या था? व्हाट आर अकाउंटिंग पॉलिसीज? अकाउंटिंग पॉलिसीज आर सिलेक्टेड स्पेसिफिक प्रिंसिपल। एक्चुअली पॉलिसीज का मतलब ही था प्रिंसिपल, और उस प्रिंसिपल्स को अप्लाई करने का जो मेथड्स है उसको कंबाइनली हम लोग पॉलिसीज बोलते हैं, ठीक है। पॉलिसीज मतलब हो जाता है कुछ प्रिंसिपल और उस प्रिंसिपल्स को अप्लाई करने का मेथड्स। तो प्रिंसिपल क्या था? इन्वेंट्री, जैसे यहाँ पर एग्जांपल दिया था कि कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर, ठीक है। मेथड्स उसको अप्लाई कैसे करेंगे? फीफो लिफो, ठीक है, ये वाला था। फिर हम लोगों ने कुछ यहाँ पर डिफरेंट टाइप ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज, मतलब AS2 क्या बोलता है, ये सब मैंने नाम लिखवाया था। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि जब हम लोग अकाउंटिंग पॉलिसीज को सिलेक्ट करेंगे तो हमें दो चीज मेनली देखना चाहिए, प्राइमरी और सेकेंडरी कंडीशन कंसिडरेशन, सॉरी। प्राइमरी कंसिडरेशन का मतलब था कि हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमेशा ट्रू एंड फेयर व्यू दिखाए, और सेकेंडरी कंसिडरेशन में था प्रूडेंस, सब्सटेंस ओवर फॉर्म, और एक पॉइंट ये था मेटेरियलिटी। तो प्रूडेंस क्या था? प्रूडेंस ये था कि फ्यूचर का लॉस आज रिकॉर्ड करो बट फ्यूचर का प्रॉफिट आज रिकॉर्ड मत करो, ये होता है प्रूडेंस, ठीक है। सब्सटेंस ओवर फॉर्म का मतलब है, जैसे हायर परचेज वाला एग्जांपल था, हायर परचेज में एसेट का ओनरशिप नहीं आ रहा है, ऑब्वियसली पोजेशन ही आता है, लेकिन यहाँ पर एक लाइन में अगर बोले तो इसका मतलब मैंने क्या लिखवाया था? एक्चुअल ओनरशिप एंड नॉट इट्स लीगल फॉर्म, मतलब रियलिटी ओवर लीगलिटी। रियलिटी क्या है? एसेट जो है जिसने हायर परचेज पे लिया है वही यूज कर रहा है, ठीक है। तो वही उससे इनकम करेगा तो उसका होगा, लॉस होगा तो भी उसका होगा। तो रियलिटी ओवर लीगलिटी फैक्टर यहाँ पर था। तो इसीलिए ओनरशिप नहीं होने के बाद भी जो हायर परचेजर है उसके बुक्स में एसेट दिखता है, ठीक है। और मेटेरियलिटी फैक्ट क्या था? the amount which can change the decision of users of an accounting information, so financial statement should disclose all material items, ठीक है। अगर ऐसा कोई डिसीजन हम लोगों ने लिया है जिससे हमारा क्या है, अकाउंट, ऐसा कोई अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जिससे किसी इन्वेस्टर या स्टेक होल्डर का डिसीजन बदल सकता है, ऐसा कोई मेटेरियल फैक्ट है तो उसे डिस्क्लोज करना पड़ेगा। और यहाँ पर था डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज, हमें सारे सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज जो भी हम लोगों ने अडॉप्ट किया वो डिस्क्लोज करना पड़ेगा, ठीक है। अगर कोई चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसीज है वो भी हमें डिस्क्लोज करना पड़ता है। ओल्ड पॉलिसी क्या था, न्यू पॉलिसी क्या है, क्या चेंज किया, उससे क्या इंपैक्ट आया। और एक था FAA, फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन। एजम्पशन का मतलब ये तीन चीज मान के ही सभी अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं, ये डिस्क्लोज करने का जरूरत नहीं होता है। अगर नहीं फॉलो करते हैं तब डिस्क्लोज करना पड़ेगा, ठीक है। तो गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी और एक्रूअल, जैसे मान लो नहीं फॉलो करने से मतलब, जैसे मान लो कि क्लास में मैंने आने बोला है सबको 10 बजे, ठीक है। अगर कोई 10 बजे आ जाता है तो उसे कुछ नहीं बोलना पड़ेगा, लेकिन मान लो कोई 11 बजे आ रहा है तो हम पूछेंगे क्यों लेट किए हो, ठीक है। क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि तुम लोगों ने मतलब जो नॉर्मल मैटर है उसको फॉलो नहीं किया, तो ये नॉर्मल मैटर है अकाउंट्स का, ठीक है। कि गोइंग कंसर्न होगा, कंसिस्टेंट होगा और एक्रूअल होगा। अगर ये फॉलो नहीं होता है तब डिस्क्लोज करना पड़ेगा। अगर रूल्स फॉलो नहीं कर रहे हो, जैसे एग्जाम देने 10 बजे जाना है, 10 बजे जा रहे हो तो कोई टीचर नहीं पूछेगा एग्जाम हॉल में कि क्यों 10 बजे आ रहे हो, लेकिन अगर 10 के 11 आओगे तो पूछे लेट क्यों, तभी ना अटेंड करने को मिलेगा, वही चीज। तो गोइंग कंसर्न मतलब एंटरप्राइज चल रहा है ऐसा, मतलब ये फोर्सिएबल है कि ये चल रहा है फ्यूचर में। कंसिस्टेंसी का मतलब क्या था कि हम लोग जो भी पॉलिसी लेके चल रहे हैं वो कंसिस्टेंट है। एक्रूअल का मतलब है कि रेवेन्यू कॉस्ट और एक्रूड हम लोग एक्रूअल बेसिस पे रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। चाहे वो जैसे कि मान लो रेंट का पैसा हम लोगों ने 3 मंथ्स का नहीं दिया, ठीक है, 12 महीने में 3 महीने का नहीं दिया, 9 महीने का दिया, तो उसको हमें ड्यू करके दिखाना पड़ेगा, एक्रूअल होता है, ठीक है। तो रेवेन्यू एंड कॉस्ट आर एक्रूड, दैट इज रिकॉग्नाइज्ड एज दे आर अर्न्ड or incurred and recorded in the financial statement of the period to which they related and not when the money is received or paid। तो इसीलिए तो हम लोग क्या दिखाते हैं, हमारा आउटस्टैंडिंग को फाइनेंशियल अकाउंट में दिखाते हैं। तो ये सब मैंने डिस्कस कर दिया था लास्ट क्लास में।
और यहाँ पर बताया था, एक नोट दिया था, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चंस हम यहाँ से बताते हैं तुम लोग को। देखो, तुम लोग बताओ कि इसका आंसर क्या होगा। इसके साथ मैंने ना आंसर भी लिख रखा है, क्योंकि आंसर तो तुम लोग को लिखना है, तो तुम लोग खुद से पढ़ोगे, ठीक है। ये हम शेयर कर देंगे, तुम लोग खुद से पढ़ लेना। हम समझा देते हैं, ऐसा नहीं कि हम नहीं समझाएंगे, हम पूरा समझा देते हैं। तुम लोग खुद से पढ़ के इसको कैसे लिखना है वो लिखना पड़ेगा। यहाँ पर क्या बोला है, इन द बुक्स ऑफ मेसर्स प्रशांत लिमिटेड, ठीक है, पहला क्वेश्चन, ठीक है। तो अच्छे से सुनो, आंसर बताना है तुम लोग को। इन द बुक्स ऑफ मेसर्स प्रशांत लिमिटेड क्लोजिंग इन्वेंट्री एज ऑन 31 मार्च 2002 अमाउंट टू 1,63,000 ऑन द बेसिस ऑफ फीफो मेथड। बोल रहा है कि प्रशांत लिमिटेड बोल के कोई एक कंपनी है जिनका क्लोजिंग स्टॉक 31 मार्च 2002 को फीफो बेसिस पे वैल्यू किया गया है, ठीक है। इन्होंने फीफो बेसिस पे वैल्यू किया और वो दिख रहा है 1,63,000, ठीक है, 1,63,000 दिख रहा है। अब क्या बोल रहा है, द कंपनी डिसाइड टू चेंज फ्रॉम फीफो मेथड टू वेटेड एवरेज मेथड फॉर एसर्टेनिंग द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री फ्रॉम द ईयर 2001-2002। बोल रहे हैं ये जो कंपनी है ना, ये अब फीफो नहीं फॉलो करना चाहती है, ठीक है। क्या फॉलो करना चाहती है, वेटेड एवरेज। मतलब ये अपना वैल्यूएशन मेथड को क्या कर रही है, चेंज कर रही है, पॉलिसी क्या कर रही है, चेंज कर रही है। बट हमें क्वेश्चन क्या पूछा है, पढ़ लेते हैं। On the basis of weighted average method, closing inventory as on 31st March 2000 to 1,47,000। और ये इन्होंने कब से अप्लाई किया, 2001-2 से ही अप्लाई किया। जबकि 2001-2 में इन लोगों ने फीफो पे वैल्यू किया था, जिसका वैल्यू आया था 1,63,000, ये बता रहा है क्वेश्चन। लेकिन इन्होंने इसे रिवाइज्ड किया और बोला कि हम लोग 2001-2 से ही वेटेड एवरेज फॉलो करेंगे, ठीक है। और कर भी लिया इन्होंने कैलकुलेशन, और करके बताया कि इनका यही वाला इन्वेंट्री का वैल्यू 1,47,000 आ रहा है, क्योंकि उन्होंने WDV में शिफ्ट हो गए ये लोग, ठीक है। रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री एज ऑन 31 मार्च 2002, मतलब इसी डेट पे ये जो इन्वेंट्री था, इसका नेट रियलाइजेबल वैल्यू मतलब एनआरवी, ये हो गया 1,95,000, ठीक है, 1,95,000। ये हो गया स्टोरी, ठीक है, जो तुम लोग को पढ़ लेना है। फिर क्या बोला है, डिस्कस डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट ऑफ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी एज पर AS1। AS1 के हिसाब से इन्हें क्या क्या डिस्क्लोज करना पड़ेगा वो बताओ, ठीक है। तो क्वेश्चन समझ में आया होगा कि एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने पहले अपना क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू फीफो में करके 1,63,000 दिखाया था, जिस स्टॉक को इन्होंने फर्दर वैल्यू कर दिया वेटेड एवरेज मेथड में, ठीक है, वेटेड एवरेज मेथड में, और इसका वैल्यू 1,47,000 कर दिया, और इसी स्टॉक का मार्केट वैल्यू नेट रियलाइजेबल वैल्यू है 1,95,000। ये कंडीशन हमें बता दिया है। बोल रहा है कि AS1 के हिसाब से ये इनको चलना है, ठीक है, क्योंकि AS1 तो रिक्वायर्ड होता है। तो AS1 के हिसाब से इनको क्या क्या डिस्क्लोज करना पड़ेगा, बताओ। AS1 के हिसाब से इनको क्या क्या डिस्क्लोज करना पड़ेगा, बोल सकते हो क्या क्या डिस्क्लोज करना पड़ेगा, बोलो। AS1 के हिसाब से इनको क्या डिस्क्लोज करना पड़ेगा, यहाँ पर देखो ना, AS1 के हिसाब से डिस्क्लोजर में क्या क्या दिखाना पड़ता है। डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज, ये देखो, डिस्क्लोजर में क्या क्या दिखाना पड़ेगा, ऑल सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज एडॉप्टेड इन द प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड बी डिस्क्लोज्ड एट वन प्लेस टू फैसिलिटेट बेटर अंडरस्टैंडिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। हमें जो भी पॉलिसी एडॉप्ट किया है उसके बारे में हमें क्या करना पड़ेगा, डिस्क्लोज करना पड़ेगा, ठीक है, कि हम लोगों ने कौन सा अकाउंटिंग पॉलिसीज लिया है, और उसका इम्पैक्ट भी हमें बताना पड़ेगा कि इम्पैक्ट क्या हुआ। तो बताओ, WDV में चेंज होने की वजह से, सॉरी WDV बोल रहे हैं बार बार, वेटेड एवरेज में चेंज हो गए, ये लोग फीफो से वेटेड एवरेज में चेंज हुए, तो इनका इम्पैक्ट क्या आया, ये देखो, चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसीज हुआ, ठीक है। और चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसीज में इनको क्या करना पड़ेगा, इम्पैक्ट बताना पड़ेगा। PL या बैलेंस शीट किस में आ रहा है, कितने वैल्यूज का आ रहा है। अगर वैल्यू नहीं बता सकते हैं तो कम से कम फैक्ट को तो डिस्क्लोज कर दे, ये मैंने बताया था ना लास्ट दिन। अब तुम लोग बोलो कि इनको क्या क्या डिस्क्लोज करना पड़ेगा, इनको ओल्ड पॉलिसी बताना पड़ेगा, न्यू पॉलिसी बताना पड़ेगा। ओल्ड पॉलिसी क्या था, बोलो, ओल्ड पॉलिसी था फीफो, न्यू पॉलिसी क्या आया, वेटेड एवरेज। इसके वजह से कहां पर इंपैक्ट आएगा, क्या PL में इंपैक्ट आएगा, क्योंकि ट्रेडिंग जो बनेगा वहां पर क्लोजिंग स्टॉक क्या दिखेगा, पहले क्लोजिंग स्टॉक दिख रहा था 1,63,000, अब क्लोजिंग स्टॉक कितना दिखेगा, 1,47,000। वैसे हमें वैल्यू किस में करना पड़ता है, कॉस्ट और NRV विच एवर इज लोअर। तो NRV तो दोनों केस में ही ज्यादा है,
जब ये फीफो फॉलो कर रहे थे तब भी 1,63,000 ही दिखाएंगे, कॉस्ट दिखाएंगे। हाँ, जब वेटेड एवरेज तब भी ये दिखाएंगे। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि पीएल में क्या इम्पैक्ट आएगा, वो भी तो बताना पड़ेगा ना। बोलो पीएल में क्या इम्पैक्ट आएगा। ये तो मैंने बताया हुआ है कितना बार। क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पर देखो ना, क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा होने से प्रॉफिट क्या होगा, क्लोजिंग स्टॉक कम होने से क्या होगा। ये मैंने बहुत बार एग्जांपल से भी तो लास्ट क्लास में भी समझाया था। क्लोजिंग स्टॉक बढ़ेगा तो प्रॉफिट क्या होगा, ये मैंने कॉस्ट में बताया था तुम लोगों को। मैम 1,63,000 वाला का उसका ज्यादा होगा और इसका कम होगा। इसका कम होगा प्रॉफिट, इसका ज्यादा होगा। चेक करो अपने हिसाब से। मान लो यहाँ पर 100 है, यहाँ पर 200 है, तो यहाँ पर जीपी 100 हो गया। यहाँ पर 100 है, यहाँ पर 300 है, तो यहाँ पर जीपी 200 हो जाएगा। तो क्लोजिंग स्टॉक के साथ प्रॉफिट का रिलेशन कैसे होता है, प्रोपोर्शनेट होता है। क्लोजिंग स्टॉक जितना बढ़ेगा प्रॉफिट बढ़ेगा, क्लोजिंग स्टॉक जितना कमेगा प्रॉफिट कम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हम लोग का क्लोजिंग स्टॉक क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो हम लोग का प्रॉफिट क्या हो जाएगा, हम लोग का प्रॉफिट भी कम हो जाएगा। ठीक है, तो यही सारी चीजों को हमें डिस्क्लोज करना है। कितने से कम होगा, क्योंकि हम लोग क्वांटिफाई कर पा रहे हैं ना। अगर क्वांटिफाई कर पाते हैं तो क्वांटिफाई करके बताओ कितना कम होगा, कितना कम होगा बताओ, प्रॉफिट कितना कम दिखेगा। अगर यहाँ पर 1,63,000 मैम दिखा रहे, 16,000। करेक्ट, 16,000 से ना ये दोनों का जो डिफरेंस होगा वही तो होगा। ये देखो जैसे मैंने भी यहाँ पर एक एग्जांपल दिखाया, मान लो दोनों केस में इधर 100 है, इधर 200 है, तो प्रॉफिट 100 होगा। इधर 300 है तो प्रॉफिट 200 होगा। तो प्रॉफिट का इम्पैक्ट कितने से आएगा, जो क्लोजिंग स्टॉक का डिफरेंस है, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक 100 से डिफर कर रहा है तो प्रॉफिट भी 100 से ही डिफर करेगा। ये तो नॉर्मल फैक्ट है। बाकी ये है कि तुम लोग को समझना है कि ये ज्यादा होगा कि कम होगा, है ना। तो यहाँ पर देखो, अब हम पढ़ के बता रहे कैसे तुम लोग को लिखना है। ये सब केस स्टडी तरह क्वेश्चन होता है। ठीक है, लास्ट क्लास में सब पूछ रहे थे ना कैसा क्वेश्चन होगा। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इसको तीन तीन पार्ट में डिवाइड करके लिखना पड़ता है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन को पहले पार्ट में हमें क्या लिखना पड़ेगा कि रूल्स क्या है। ठीक है, डिस्क्लोजिंग का रूल्स क्या है, तो डिस्क्लोजिंग का रूल्स ये होता है कि हमें ये डिस्क्लोज करना है कि हम लोग कौन सा अकाउंटिंग पॉलिसीज पहले फॉलो कर रहे थे, नया क्या फॉलो कर रहे हैं, इस वजह से हमारा क्या चेंजेस हो रहा है, क्या हम लोग उसे क्वांटिफाई कर पा रहे हैं, क्वांटिफाई कर पा रहे हैं तो वो बताना पड़ेगा। हम यहाँ से एक बार पढ़ के बता देते हैं। देखो कैसे लिखना पड़ेगा। पहला पैरा अगर देखोगे तो ये रूल्स लिखा हुआ है, देखो, एज पर AS1 डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज, एनी चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी विच हैड ए मेटेरियल इफेक्ट शुड बी डिस्क्लोज्ड। अगर कोई मेटेरियल इफेक्ट है तो हमें वो डिस्क्लोज करना पड़ेगा इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। The amount by which any item in the financial statement is affected by such change should be disclosed to the extent ascertainable। क्या बोला है, वो अमाउंट, जिस अमाउंट से हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट इफेक्ट हो रहा है, वो अमाउंट जितने तक हम लोग एसर्टेन कर पा रहे वो हमें डिस्क्लोज करना पड़ता है। अगर हम लोग एसर्टेन नहीं कर पाते, वेयर सच अमाउंट इज नॉट एसर्टेनेबल होली और इन पार्ट, अगर पूरा ही एसर्टेन नहीं कर पा रहे या फिर पार्टली नहीं कर पा रहे, द फैक्ट शुड बी इंडिकेटेड, हमें एटलीस्ट फैक्ट बताना पड़ेगा कि क्या चेंजेस है। 10, प्रशांत लिमिटेड शुड डिस्क्लोज द चेंज इन द वैल्यूएशन मेथड ऑफ इन्वेंट्री, मतलब उनको बताना पड़ेगा कि उन्होंने क्या चेंज किया है इन्वेंट्री का वैल्यूएशन में एंड इट्स इफेक्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। द कंपनी में डिस्क्लोज द चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी इन द फॉलोइंग मैनर, उनको इस तरह से डिस्क्लोज करना चाहिए। क्या तुम लोग को एज इट इज ऐसा ही लिखना पड़ेगा, नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। ये अपना मतलब लिखने का कैपेबिलिटी के ऊपर है, जो जैसे इंग्लिश यूज करके लिखना चाहो लिख सकते हो। लेकिन कंसेप्ट क्या है, तुम लोग को तीन पार्ट में आंसर को देना पड़ेगा। पहला कि इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग AS1 हमें क्या बोल रहा है। AS1 हमें बोल रहा है, तुम लोग चाहो तो मेरा ये पॉइंट्स भी लिख सकते हो। AS1 हमें बोल रहा है कि हमें सारे सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज जो हम लोग एडॉप्ट करते हैं, जो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करने में हेल्प करता है, वो हमें डिस्क्लोज करना चाहिए। अगर हम लोग कोई चेंज कर रहे हैं और उसका मेटेरियल इफेक्ट करेंट पीरियड में आ रहा है, चाहे वो PL में हो चाहे वो बैलेंस शीट में हो, वो हमें डिस्क्लोज करना पड़ेगा। प्लस उसका क्वांटिटी भी डिस्क्लोज करना पड़ेगा। अगर क्वांटिफिकेशन पॉसिबल नहीं है, इन दैट केस हमें उसका फैक्ट को एटलीस्ट डिस्क्लोज करना पड़ेगा। ठीक है, तो वही चीज इन्होंने यहाँ पर अपने हिसाब से लिखा हुआ है, तुम लोग अपने हिसाब से लिखोगे, ये इंग्लिश लिखने के ऊपर है।
जो जितना अच्छा लिख पाओगे, अच्छा सेंटेंस यूज करके, अच्छे वर्डिंग्स यूज करके, उतना बेटर होगा, ठीक है। तो ये लिख के प्रैक्टिस करने का है, ये हम नहीं बोलेंगे कि इसको तुम लोग पूरा जो है मेमोराइज कर लो, ऐसा बात नहीं है। तुम लोग को कंसेप्ट समझना है और अपने लैंग्वेज में लिखना है। फिर देखो कैसे यहाँ पर क्लोज किया है पॉइंट को, बोल रहा है कि द कंपनी वैल्यूज इट्स इन्वेंट्री एट लोअर कॉस्ट एंड नेट रियलाइजेबल वैल्यू। हमें पता है कि अब कंपनी को अपना क्लोजिंग स्टॉक को कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर में बुक करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर दोनों केस में ही, चाहे फीफो देखो चाहे वेटेड एवरेज देखो, दोनों केस में ही एनआरवी हमारा ज्यादा था, यानी दोनों केस में ही वैल्यूएशन कॉस्ट में होने वाला था। देखो वो पॉइंट भी लिखा होगा इन्होंने, सिंस एनआरवी ऑफ ऑल आइटम्स ऑफ इन्वेंट्री इन द करेंट ईयर वाज ग्रेटर देन रेस्पेक्टिव कॉस्ट, द कंपनी वैल्यूड इट्स इन्वेंट्री एट कॉस्ट। तो कंपनी को हर हालत में कॉस्ट में ही इसे रिकॉर्ड करना होता है, मतलब हो रहा है, चाहे वो फीफो उनका ओल्ड मेथड फीफो जो है उसके हिसाब से भी देखो, या फिर न्यू मेथड जो उन्होंने अडॉप्ट किया दैट इज वेटेड एवरेज मेथड, उस केस में भी इनका कॉस्ट ही लोअर हो रहा है। तो यहाँ पर एनआरवी इंपैक्टफुल नहीं हो रहा है। इन प्रेजेंट ईयर द कंपनी हैज चेंज टू वेटेड एवरेज मेथड, लिखना पड़ेगा कि कंपनी का पहला क्या था, फीफो था, कंपनी ने अभी क्या लिया, वेटेड एवरेज लिया। उन्होंने क्यों वेटेड एवरेज लिया होगा, उनको इसमें बेटर लगा होगा, विच बेटर रिफ्लेक्ट्स द कंजम्पशन पैटर्न ऑफ इन्वेंट्री, ठीक है। वो तो ऑर्गेनाइजेशन पे डिपेंड करता है, उनको लगा होगा कि फीफो से हमारा वेटेड एवरेज हमारे बिजनेस के लिए सूटेबल ज्यादा है, तो हम लोगों ने इसीलिए इसे अडॉप्ट किया। For ascertaining inventory cost from the earlier practice of using FIFO for the purpose, बोल रहा है इनके पर्पस को वेटेड एवरेज ज्यादा फुलफिल कर रहा है rather than FIFO. The change in policy has reduced current profit. Current profit क्या हो जाएगा, 16,000 से कम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि फीफो के हिसाब से स्टॉक का वैल्यू ज्यादा था और वेटेड एवरेज के हिसाब से स्टॉक का वैल्यू कम हो गया, और हमें पता है कि क्लोजिंग स्टॉक जितना कम होगा हमारा प्रॉफिट उतना कम होगा। तो इसका इंपैक्ट हमें यहाँ पर दिखेगा, हमारा करेंट प्रॉफिट, जिस साल हम लोगों ने इस तरह का वैल्यूएशन में चेंजेस लाया, हमारा प्रॉफिट 16,000 से कम हो जाएगा। बस ये चीज लिखना है, तुम लोग को अपने लैंग्वेज में लिखना है, ठीक है। अब मैंने फैक्ट बता दिया किस तरह से लिखना पड़ेगा, बाकी तुम लोग पढ़ के लिख के हैबिट करना पड़ेगा। अगर इस तरह की चीजों को लिखोगे नहीं तो फिर मतलब प्रैक्टिस जो है वो नहीं होगा, ठीक है। फिर लिखने जाओगे तो वर्डिंग्स नहीं मिलेगा, तो जितना लिखोगे प्रैक्टिस हो जाएगा, ठीक है। तो हम तो ये सजेस्ट करेंगे कि तुम लोग इसको लिख के प्रैक्टिस करो। फिर देखो यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन, इसको भी बताओ तुम लोग क्या होगा। यहाँ पर बोल रहा है जगन्नाथ लिमिटेड हैड मेड ए राइट इशू ऑफ शेयर्स इन 2002। जगन्नाथ लिमिटेड बोल के कोई एक कंपनी है, इन्होंने राइट इशू किया है। राइट इशू का मतलब पता है, जिनका राइट इशू है उनको पता होगा, जिनका नहीं है हम बता देते। राइट इशू का मतलब होता है कि कंपनी अपने एम्प्लॉय को, डायरेक्टर को, ठीक है, उनको शेयर, कंपनी ने एक बार आईपीओ कर दिया, आईपीओ मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफर, यानी फर्स्ट टाइम शेयर इशू। अगर कंपनी सेकेंड टाइम शेयर इशू करना चाहती है, मतलब फर्दर पब्लिक ऑफर, एफपीओ, ठीक है, एक होता है आईपीओ मतलब फर्स्ट बार इशू करना, फिर एफपीओ यानी फर्दर पब्लिक इशू। तो कंपनी को पहले अपने एम्प्लॉय, डायरेक्टर, इनको ऑफर करना पड़ेगा, उसके बाद ही वो पब्लिक को कर सकती है, और उनको कम कंसेशनल रेट में या फिर फ्री में, फ्री नहीं होता है, कंसेशनल रेट में राइट इशू किया जाता है, मतलब अधिकार, ठीक है, कि आपने मेरे कंपनी में काम किया तो आपको हम लोग पहले शेयर इशू करेंगे, फर्दर शेयर इशू जब होगा पब्लिक के पहले आप लोगों को ऑफर किया जाएगा, तो इसको राइट इशू बोलते हैं। हमारे क्वेश्चन के लिए इतना समझना काफी है, ठीक है। तो राइट इशू किया था शेयर्स का इन्होंने, इन द ऑफर डॉक्यूमेंट टू इट्स मेंबर, तो इन्होंने मेंबर्स को जो ऑफर डॉक्यूमेंट दिया, मतलब जहां पर लिखा हुआ रहता है कितने शेयर्स होल्ड करने से आपको कितने सारे राइट शेयर्स मिलेंगे। एक्चुअली राइट शेयर्स रेशियोज में मिलता है, जो कि कंपनी डिसाइड करती है अपने बोर्ड मीटिंग में कि हम लोग 2 के बदले 1 राइट शेयर देंगे, मतलब 2 ओल्ड शेयर है तो 1 नया राइट शेयर देंगे, इस तरह से, ठीक है। तो उसको बोलते हैं ऑफर डॉक्यूमेंट। कंपनी ने अपने मेंबर्स को ऑफर डॉक्यूमेंट दे दिया। इट हैड प्रोजेक्टेड ए सरप्लस ऑफ 40 करोड़ ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर टू द एंड 31 मार्च 2002, जहां पर, और इन्होंने क्या किया, इन्होंने प्रोजेक्टेड किया। प्रोजेक्टेड मतलब इन्होंने क्या बोले, मतलब इन्होंने सोचा, एजम्पशन लगाया कि इनका इस बार का प्रॉफिट 40 करोड़ हो सकता है। प्रोजेक्टेड मतलब सोचा गया प्रॉफिट, ठीक है। इन्होंने सोचा कि ये लोग इस बार 40 करोड़ का जो है सरप्लस जनरेट कर लेंगे 31 मार्च 2002 को। The draft result for the year prepared on the
hitherto का मतलब होता है old, ठीक है, पुराना, ठीक है. The draft result for the year prepared on the hitherto followed accounting policies and presented for perusal of the board of the director showed a deficit of 10 करोड़. मतलब ये पूरे लाइन का मतलब ये हुआ कि इन्होंने सोचा तो था 40 करोड़ का ये लोग प्रोजेक्टेड प्रॉफिट जनरेट कर लेंगे, जबकि इनका 10 करोड़ का डेफिसिट दिख रहा है. एक्चुअली में ये इन्होंने सोचा था, प्रोजेक्ट किया था, बट जब इन्होंने एक्चुअली देखा, रिजल्ट जब ड्राफ्ट किया कि पूरे साल में बिजनेस कैसा परफॉर्म किया, फिर इन्होंने जब रिजल्ट को ड्राफ्ट किया, मतलब लिखा, ड्राफ्टिंग मतलब होता है ना जैसे तुम लोग लेटर ड्राफ्ट वगैरह करते हो, तो ड्राफ्ट किया रिजल्ट को, तो इन्होंने देखा कि जो अकाउंटिंग पॉलिसीज ये सब जो इन्होंने फॉलो किया, उसके बाद इन्होंने देखा कि इनका फाइनेंशियल स्टेटमेंट 10 करोड़ डेफिसिट चल रहा है, जबकि इन्होंने सोचा था 40 करोड़ प्रॉफिट में चलेगा. द बोर्ड इन कंसल्टेशन विद द मैनेजिंग डायरेक्टर डिसाइडेड ऑन द फॉलोइंग. तो इन्होंने बोर्ड इन कंसल्टेशन, ठीक है, तो इन्होंने कंसल्ट किया बोर्ड के साथ, अपना जो मैनेजिंग डायरेक्टर वाला बोर्ड होता है, वहां पर इन्होंने कुछ डिसाइड किया. क्या डिसाइड किया कि ये कैसे अपने ये डेफिसिट को रिकवर कर सकते हैं. तो इन्होंने क्या क्या सोचा है, वैल्यू ईयर एंड इन्वेंट्री एट वर्क्स कॉस्ट. इन्होंने सोचा कि हम लोग अपना इन्वेंट्री को वर्क्स कॉस्ट में वैल्यू करेंगे, जो कि 50 करोड़ है, इंस्टेड ऑफ hitherto मेथड ऑफ वैल्यूएशन इन्वेंट्री एट प्राइम कॉस्ट. hitherto का मतलब ओल्ड, ठीक है. इन्होंने सोचा कि ये लोग वर्क्स कॉस्ट पे अपना इन्वेंट्री को वैल्यू करेंगे, पहले करते थे प्राइम कॉस्ट पे, जबकि तब 30 करोड़ आता था. सोचो, प्राइम कॉस्ट पे वैल्यू करेंगे तो कम ही होगा ना, क्योंकि प्राइम कॉस्ट में अगर हम लोग का फैक्ट्री ओवरहेड जुड़ जाता है तब तो आता है फैक्ट्री कॉस्ट. तो खर्चा ज्यादा रिकॉर्ड किया, खर्चा ज्यादा रिकॉर्ड करेंगे तो अमाउंट तो बढ़ेगा. तो इन्होंने सोचा कि ये लोग अपना जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है उसे 50 करोड़ में वैल्यू करेंगे, 30 करोड़ के जगह, यानी प्राइम कॉस्ट की जगह वर्क्स कॉस्ट पे रिकॉर्ड करेंगे. तो इससे क्या होगा बता सकते हो? क्या इन्होंने जो सोचा है कि ये अपना प्रॉफिट बढ़ाएंगे अलग अलग पॉलिसीज को एडॉप्ट करके, क्या ये 50 करोड़ को एडॉप्ट करने से इनका प्रॉफिट बढ़ेगा? बताओ, क्या 30 करोड़ के जगह क्लोजिंग स्टॉक को 50 करोड़ दिखाने से क्या इनका प्रॉफिट बढ़ेगा? ये पॉइंट तो हम लोगों ने अभी अभी जो डिस्कस किया उसी के ऊपर है. हाँ बोलो. नहीं बढ़ेगा. नहीं बढ़ेगा, क्यों? अगर क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा दिखेगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? अभी अभी तुम लोगों ने चेक किया. यस, वैसे ज्यादा दिख रहा, बढ़ेगा. कितने से ज्यादा दिखेगा? 20 करोड़. 20 करोड़ से, ठीक है. तो इनका 20 करोड़ का प्रॉफिट बढ़ जाएगा, ठीक है. 10 करोड़ का जो डेफिसिट था, यहाँ पर ये पॉलिसी लेने से 20 करोड़ का प्रॉफिट बढ़ जाएगा. तो इन्होंने इस तरह का डिसीजन लिया है. हम लोग को ये पढ़ के समझना है, फिर देखेंगे लास्ट में कि क्वेश्चन में क्या करने बोला है. अच्छा, फिर बोल रहा है not to provide for after sales expenses during the warranty period. मतलब बोल रहा है कि वारंटी पीरियड एक होता है ना, जैसे मान लो ये स्पेशली ये लैपटॉप वगैरह का ना एक वारंटी पीरियड होता है, या लैपटॉप मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स का, या फिर अलग अलग बहुत सारी चीजों का वारंटी पीरियड्स होता है. कि हम लोगों ने खरीद लिया, मान लो आज एक लैपटॉप या फ्रिज हो गया, जो भी हो गया, अब इसका 2 साल वारंटी पीरियड है. वारंटी पीरियड में क्या होता है, एक होता है फ्री सर्विस, एक होता है पेड सर्विस. अब मान लो फ्री सर्विस अगर चल रहा है, ठीक है, तो क्या होता है, अगर इन द मीन टाइम हमारा प्रोडक्ट खराब होता है, हम लोग अपने कंपनी जहां से हम लोगों ने खरीदा है उस कंपनी के सर्विस सेंटर में जाते हैं और ठीक करवा लेते हैं अपने प्रोडक्ट का जो भी खराबी हुआ है, और उसके लिए हमें कुछ पे नहीं करना पड़ता है. इसको बोला जाता है आफ्टर सेल सर्विस, ठीक है. आफ्टर सेल सर्विस कि हम लोग, कंपनी क्या सोच रही है, मैंने प्रोडक्ट बेच दिया कस्टमर को, और ये सारे प्रोडक्ट ना बहुत ही महंगा आता है, जैसे कि मोबाइल फोन वगैरह, ये नॉर्मल प्रोडक्ट से महंगा आता है, तो इस पे एक आफ्टर सेल सर्विस कंपनी रखती है, ठीक है. कि अगर मेरा प्रोडक्ट जो है वो 1 साल के अंदर कुछ भी खराब होगा तो हम लोग फ्री सर्विस देंगे. तो फ्री सर्विस देने पे इनका तो एक खर्चा होता है, ये फ्री सर्विस कस्टमर को दे रहा है, लेकिन जिनसे ये सर्विसिंग करवा रहे हैं उन इंजीनियर वगैरह को तो इनको सैलरी देना पड़ता है. तो वो ये बोल रहे हैं कि अब से हम लोग आफ्टर सेल एक्सपेंसेस जो भी होगा, चाहे वो सर्विस रिगार्डिंग हो या कुछ और हो, हम लोग वो बंद कर देंगे, ठीक है. नॉट टू प्रोवाइड फॉर आफ्टर सेल्स एक्सपेंसेस ड्यूरिंग द वारंटी पीरियड. ये लोग बोल रहे हैं हम लोग आफ्टर सेल सर्विस जो दे रहे थे वो बंद कर देंगे टिल द लास्ट ईयर. और लास्ट ईयर तक हम लोग ये आफ्टर सेल सर्विस दे रहे थे, और उसकी वजह से प्रोविजंस कर रहे थे. 2% ऑन सेल यूज्ड टू बी मेड अंडर द कंसेप्ट ऑफ मैचिंग ऑफ कॉस्ट अगेंस्ट रेवेन्यू एंड एक्चुअल एक्सपेंसेस यूज्ड टू बी चार्ज अगेंस्ट द प्रोविजन. इस लाइन का मतलब क्या है?
इस लाइन का मतलब ये है, अब मान लो कोई भी एक कंपनी ने एक साल में 5,000 लैपटॉप बेच दिया, ठीक है, लेकिन अब ये 5,000 लैपटॉप सभी को आफ्टर सेल सर्विस देना पड़ेगा ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। मान लो हम लोगों ने एक ही जगह से लैपटॉप खरीदा, अभी क्लास में जितने भी जन है हम लोगों ने एक ही जगह से लैपटॉप खरीदा, लेकिन जरूरी तो नहीं है कि एक साल के अंदर सभी का लैपटॉप खराब होगा। और मेरा लैपटॉप खराब हुआ तो हम जाएंगे कंपनी के पास, जिनका नहीं होगा वो नहीं जाएंगे। तो कंपनी को तो रेडी रहना पड़ेगा, उनको तो नहीं पता है ना कि कितने लोगों का लैपटॉप खराब हो सकता है, तो वो जितना बेचते हैं उसके ऊपर एक प्रोविजन कर लेते। प्रोविजन का मतलब वो ये सोच लेते हैं कि हम लोग जैसे बैड डेप्ट का होता है ना, तुम लोग पढ़ते हो ना बैड डेप्ट, जैसे मान लो मैंने 100 रुपए का सेल किया, ठीक है, पूरे साल में, और मुझे पता है कि मेरा 2% कस्टमर जो है बैड हो सकता है। ये कैसे होता है? एस्टिमेटेड बेसिस पे, ठीक है। तो इनको भी ऐसा लग रहा है कि जितना सेल करेंगे उसका 2% मुझे प्रोविजन करके रखना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरा जो आफ्टर सेल सर्विस का कॉस्ट होगा उसे मुझे 2% प्रोविजन से रिकवरी करना चाहिए। जैसे मुझे अगर लग रहा है कि मेरा 2% बैड डेप्ट हो सकता है, ये कंफर्म नहीं है, इसको तो बोलते हैं प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट। हम लोगों ने बैड डेप्ट होगा फ्यूचर में ऐसा सोच के प्रोविजन कर लिया, 2% मतलब 2 रुपीज का प्रोविजन कर लिया, ठीक है। अब मान लो 1 रुपए का बैड डेप्ट हुआ, ठीक है, अगर 1 रुपए का बैड डेप्ट हुआ रियल में, ठीक है, तब हम लोग उस बैड डेप्ट को इससे एडजस्ट करेंगे, इसको बोलते हैं प्रोविजन कंसेप्ट, ठीक है। तो ये भी क्या करते थे, अपना जो आफ्टर सेल सर्विस का जो खर्चा होगा उसके लिए पहले से ही प्रोविजन करते थे। कितना करते थे? 2% ऑफ सेल्स, ठीक है। क्यों करते थे? ये कौन से कंसेप्ट से होता है? इसको बोलते हैं मैचिंग कंसेप्ट। किसके साथ किसका मैचिंग? कॉस्ट अगेंस्ट रेवेन्यू, ठीक है। हम लोग जितना सेल किए उसके अगेंस्ट में हमारा खर्चा कितना हो सकता है, क्योंकि जैसे मैंने अभी अभी बोला कि अगर लैपटॉप हम लोग फ्री में सर्विसिंग जरूर करवा रहे हैं, लेकिन कंपनी का खर्चा होता है, तो कंपनी अपने एक लैपटॉप सेल के अगेंस्ट में कितना कॉस्ट इनकर्ड हो सकता है फ्यूचर में, उसके लिए प्रोविजन कर सकती है, ठीक है। और एक्चुअल एक्सपेंस कितना होगा? जैसे मैंने 2 रुपए का प्रोविजन किया बट हुआ 1 रुपए का, ठीक है, बैड डेप्ट, तो उसमें 1 रुपया बच गया। अगर मान लो मेरा 3 रुपए का बैड डेप्ट होता, यहाँ 2 लेने के बाद भी मुझे 1 का रिक्वायरमेंट होता जो हम प्रॉफिट से अर्न करते, मतलब प्रॉफिट से ड्रॉ करते, तो वही चीज बोल रहा है। एंड एक्चुअल एक्सपेंसेस यूज्ड टू बी चार्ज अगेंस्ट अ प्रोविजन। एक्चुअल एक्सपेंसेस को हम लोग प्रोविजन के अगेंस्ट में चार्ज करेंगे। जैसे मैंने अभी बोला 1 रुपया होगा तो यहाँ से रिकवर करेंगे, 3 होगा तो भी यहाँ से रिकवर करेंगे, सरप्लस होगा तो प्रोविजन अकाउंट में रह जाएगा, डेफिसिट होगा तो पीएल से ड्रॉ करना पड़ता है। यहाँ पर भी सेम कंसेप्ट होता है। यहाँ मैंने बैड डेप्ट का बोला, ये हो गया है आफ्टर सेल सर्विस का। The board now decided to account for expenses as and when actually incurred। अब इन्होंने डिसाइड किया नहीं नहीं प्रोविजन नहीं करेंगे, जब खर्चा होगा तब रिकॉर्ड करेंगे, पहले से नहीं करेंगे। जैसे कंपनी सोच सकती है कि मुझे प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट नहीं करना है, जब बैड डेप्ट होगा हम डायरेक्ट उसे पीएल से ले लेंगे, ठीक है, मुझे प्रोविजन फॉलो नहीं करना है, तो नहीं कर सकती कंपनी। सेल्स ड्यूरिंग द ईयर टोटल 600 करोड़, 600 करोड़ का इनका उस साल का सेल हुआ है, बट इन्होंने अपना प्रोविजन करने वाला जो कंसेप्ट था वो हटा दिया। तो इससे क्या इनका प्रॉफिट बढ़ेगा? मुझे बताओ, क्या इससे इनका प्रॉफिट बढ़ेगा या घटेगा? क्या होगा? अरे बोलो। प्रोविजन कहाँ से किया जाता है? प्रॉफिट, मैम प्रॉफिट बढ़ेगा। प्रॉफिट बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा बोलो? 600 का, 600 करोड़ का दो मतलब 12 करोड़। हाँ, 600 करोड़ का 2%, क्योंकि इतना हम लोग प्रोविजन नहीं करेंगे ना, तो प्रॉफिट 2% जो रिड्यूस हो रहा था वो नहीं होगा, ठीक है। तो दो मतलब ये हो जाएगा 100, ये 100 से डिवाइड 12 करने से करोड़। कितना? हाँ, 12 करोड़, ठीक है। तो 12 करोड़ का इनका प्रॉफिट बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इन्होंने सेकेंड जो पॉलिसी लिया उससे भी इनका प्रॉफिट बढ़ गया, ठीक है। तो यहाँ पर कंसेप्ट समझना बहुत जरूरी है हम लोग का। फिर थर्ड पॉइंट क्या बोला है? प्रोवाइड फॉर परमानेंट फॉल इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो विच फॉल हैड टेकन प्लेस ओवर द पास्ट 5 years, द प्रोविजन बीइंग 10 करोड़। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि इनका एक इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, जिसमें परमानेंटली फॉल दिख रहा है। मतलब कभी कभी होता है ना, जैसे मान लो ऐसे एक शेयर में इन्वेस्ट कर दियो, हम एक एग्जांपल दे रहे हैं, जिसका वैल्यू गिरे ही जा रहा है, गिरे ही जा रहा है, ठीक है। तो वैसे ही हो रहा है परमानेंट फॉल इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट में परमानेंट फॉल दिख रहा है। विच फॉल हैड टेकन प्लेस ओवर द पास्ट 5 years, पिछले 5 साल से ऐसा कोई इन्वेस्टमेंट है इनके पास जिसका वैल्यू गिरते ही जा रहा है। इसके लिए इन्होंने प्रोविजन बना लिया है 10 करोड़ का, ठीक है। तो क्या इससे प्रॉफिट बढ़ेगा कि घटेगा? बताओ। मैम घटेगा।
घटेगा, ठीक है, 10 करोड़ से प्रॉफिट घट जाएगा। तो इन्होंने ये सारा डिसीजन लिया है। अब देखो ये तो कुछ पॉइंट्स हमें बताए गए हैं, अब क्वेश्चन क्या बोला है, as chief accountant of the company you are asked by the managing director to draft the notes on accounts for inclusion in the annual report for 2001-2002 एंड यहाँ पर नोट्स टू अकाउंट्स बनाने के लिए बोला है किसको, अकाउंटेंट को। तो अकाउंटेंट नोट्स टू अकाउंट्स क्या बनाएंगे, और ये सारे डिसीजन कहाँ लिए गए हैं, मीटिंग में लिए गए, ठीक है। तो वो नोट्स टू अकाउंट्स बना देंगे कि इसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है, ठीक है, हम पढ़ के बता देते, देखो कैसे होगा। As per AS1, any change in accounting policies which has a material effect in the current period or which is reasonably expected to have a material effect in the latter period should be disclosed। बोल रहा है कि अगर हम लोगों ने ऐसा कोई डिसीजन लिया है, क्योंकि हम लोगों ने अपना पॉलिसी चेंज किया है, अगेन ये वाला फैक्ट आ रहा है और उसके साथ ये वाला भी आ रहा है, क्योंकि लेटर पीरियड्स में भी इसका इम्पैक्ट आएगा, है ना। तो प्रोविजन वगैरह का तो लेटर पीरियड में भी इम्पैक्ट आता है। तो वही बोल रहा है कि अगर AS1 के हिसाब से हम लोगों ने कोई अकाउंटिंग पॉलिसीज को चेंज किया है, जिसके वजह से, जैसे चेंज किया ना हम लोगों ने, बहुत सारा पॉलिसीज चेंज किया, प्रोविजन करना बंद कर दिया, इन्वेंट्री का वैल्यूएशन प्राइम कॉस्ट के जगह हम लोगों ने वर्क्स कॉस्ट में कर दिया, ठीक है, और प्रोविजन करना बंद कर दिया, और एक नया क्या किया है हम लोगों ने, अपना इन्वेस्टमेंट जिसका वैल्यू लगातार गिरे जा रहा था उस पर प्रोविजन बना दिया। तो अगर हम लोगों ने इस तरह का पॉलिसीज को चेंज किया है जो एक मेटेरियल इफेक्ट ला सकता है हमारे करंट ईयर या लेटर ईयर में, तो वो हमें डिस्क्लोज करना चाहिए। अब यहाँ पर लेटर पीरियड वाला कंसेप्ट भी क्यों आ गया, क्योंकि प्रोविजन का इम्पैक्ट तो चलता जाएगा ना। इन द केस ऑफ द चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसीज व्हिच हैज अ मेटेरियल इफेक्ट इन द करंट पीरियड, द अमाउंट बाय व्हिच एनी आइटम इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज अफेक्टेड बाय सच चेंज शुड बी डिस्क्लोज्ड टू द एक्सटेंट असर्टेनेबल। मतलब करंट ईयर में जो पॉलिसीज चेंज होने की वजह से करंट ईयर में जो भी इम्पैक्ट आ रहा है उसका वैल्यू हमें आइडेंटिफाई करना है, ये देखो क्वांटिफाई करके बताना है। अगर क्वांटिफिकेशन पॉसिबल नहीं है तो हमें उसका फैक्ट को एटलीस्ट डिस्क्लोज करना पड़ेगा, वही पॉइंट लिखा हुआ है। वेयर such amount is not ascertainable wholly or in part the fact should be indicated। ये एक्चुअली AS1 में ना लिखा गया है, जैसे लॉ अपना लैंग्वेज यूज करके लिखता है ना, वैसे भी AS में भी लॉ ही है, रूल्स ही है, तो वो भी अपना लैंग्वेज यूज करके लिखता है। तो तुम लोग को ये लिखते लिखते पढ़ते पढ़ते ना खुद ब खुद हैबिट हो जाएगा कि क्या किस तरह से लैंग्वेज यूज हुआ है। तो देखो ये भी लिख सकते हो जो मैंने यहाँ पर दिखाया है कि हमें 2-3 पॉइंट देखो कॉमन है। पहला बात है कि जो भी चेंज हो रहा है उसका इम्पैक्ट करंट पीरियड एज वेल एज लेटर पीरियड दोनों में हो रहा है कि नहीं। करंट पीरियड में हो रहा है तो उसका वैल्यूएशन करके बताओ, अगर वैल्यूएशन पॉसिबल नहीं है, होली या पार्टली जो भी हो रहा है बताओ। अगर होली या पार्टली दोनों ही नहीं असर्टेनेबल है, अनअसर्टेनेबल है या नॉट असर्टेनेबल है, इन दैट केस फैक्ट को डिस्क्लोज करो। ये पॉइंट तुम लोग को हर जगह दिखेगा। अकॉर्डिंगली द नोट्स ऑन द अकाउंट शुड बी प्रॉपर्ली डिस्क्लोज द चेंज एंड इट्स इफेक्ट। और जो भी चेंज हो रहा है उसकी वजह से जो भी मतलब इम्पैक्ट आ रहा है उसको हमें नोट्स बना के दिखाना चाहिए। तो ये देखो नोट्स टू अकाउंट्स में पहला इम्पैक्ट को कैसे दिखाया, अच्छा ये ना हम चेंज कर देंगे, यहाँ पर ये आ गया, मैंने देखा नहीं। ड्यूरिंग द ईयर इन्वेंट्री हैज बीन वैल्यूड एट फैक्ट्री कॉस्ट। जब नॉर्मली हम लोग फैक्ट्री कॉस्ट में वैल्यू नहीं कर रहे थे, अभी करेंगे, पहले हम लोग प्राइम कॉस्ट में कर रहे थे। देखो ड्यूरिंग द ईयर इन्वेंट्री हैज वैल्यूड एट फैक्ट्री कॉस्ट अगेंस्ट द प्रैक्टिस ऑफ वैल्यूइंग इट्स प्राइम कॉस्ट एज वेल एज प्रैक्टिस टिल लास्ट ईयर। लास्ट ईयर तक हम लोग क्या कर रहे थे, प्राइम कॉस्ट में वैल्यू कर रहे थे, अभी इसको कैसे करेंगे, फैक्ट्री कॉस्ट या वर्क्स कॉस्ट में। दिस हैज बीन डन टू टेक cognizance of the more capital intensive method of production on account of heavy capital expenditure during the year। ठीक है, अब ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसका एक कारण भी तो बताओ कि प्राइम कॉस्ट से क्यों हम लोग वर्क्स कॉस्ट में शिफ्ट हो गए। तो इसका एक कारण इन्होंने बताया कि इन्होंने कुछ मशीन वगैरह लगाया है प्रोडक्शन करने में, तो मशीन का खर्चा बढ़ रहा है तो फैक्ट्री कॉस्ट बढ़ेगा, तो वो भी तो हमें प्रोडक्ट कॉस्ट में जोड़ना पड़ेगा। मतलब अगर हम लोग कुछ प्रोडक्शन करके बेच रहे हैं तभी तो हमारा मेटेरियल का बात आ रहा है, प्राइम कॉस्ट का बात आ रहा है, मतलब मैन्युफैक्चरर है कंपनी, सीधा सा बात है। तो कंपनी अगर अपना प्रोडक्ट का कॉस्ट निकालना चाहती है और अगर इन्होंने कैपिटल इन्वेस्टमेंट मशीन वगैरह में कर रखा है तो ऑब्वियसली वो कॉस्ट भी प्रोडक्ट के कॉस्ट में ऐड होना चाहिए। तो इसीलिए इन्होंने सोचा है कि हम लोग अभी प्राइम कॉस्ट में रिकॉर्ड नहीं करेंगे, हम लोग इसे फैक्ट्री कॉस्ट में रिकॉर्ड करेंगे। ये इन्होंने अपने मन से एक कारण बताया है। तुम लोग कुछ और कारण भी बता सकते हो, मशीन के जगह और भी कुछ बोल सकते हो कि फैक्ट्री ओरिएंटेड एक्सपेंसेस बढ़ गए हैं इसीलिए इन्होंने वर्क्स कॉस्ट के हिसाब से लिया है। ठीक है, तो ये यहाँ पर एक रीजन
प्रोविजन बताया। एज ए रिजल्ट ऑफ दिस चेंज द ईयर एंड इन्वेंट्री हैज बीन वैल्यूड एट 50 करोड़, और इस वजह से फैक्ट्री कॉस्ट में वैल्यू होने की वजह से ये 50 करोड़ पे वैल्यू होगा। एंड द प्रॉफिट फॉर द ईयर इंक्रीज्ड बाय 20 करोड़। क्यों? क्योंकि पहले क्लोजिंग स्टॉक 30 करोड़ दिखता, पहले के हिसाब से अभी दिखेगा 50 करोड़, और हमें पता है क्लोजिंग स्टॉक जितना बढ़ेगा प्रॉफिट भी हमारा उतना ही बढ़ेगा। तो क्लोजिंग स्टॉक कितना बढ़ा? 20 से, 50 मत लिख दो, ठीक है, 20 से बढ़ा, तो हम लोग का प्रॉफिट 20 से बढ़ेगा। तो जो डिसीजन लिया गया उसका क्या इम्पैक्ट आया वो चीज हमें ड्राफ्ट करने बोला है एज ए अकाउंटेंट, तो हम लोगों ने ड्राफ्ट किया, ठीक है। अच्छा, फिर देखो नेक्स्ट यहाँ पर क्या बोल रहा है, जो 2% हम लोग आफ्टर सेल सर्विस के लिए प्रोविजंस करते थे ना, उसके लिए क्या बता रहा है, कैसे लिखा हुआ है, देखो, सो फार the company has been providing 2% of sales for meeting after sales expenses during the warranty period। कंपनी पहले 2% सेल्स के ऊपर प्रोविजन बनाती थी ताकि वो आफ्टर सेल सर्विस का जो एक्सपेंसेस है उसे मीटअप कर सके वारंटी पीरियड में। विद द, यहाँ पर क्या लिखा हुआ, विद द इम्प्रूव्ड, अच्छा यहाँ पर कुछ होगा, प्रोडक्शन द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ डिफेक्ट्स ऑकरिंग इन द प्रोडक्ट हैज कंसिडरेबली, मतलब वही बोल रहा है कि इन्होंने क्या किया है, इन्होंने विद द इम्प्रूव्ड मेथड ऑफ प्रोडक्शन होगा शायद, विद द इम्प्रूव्ड मेथड ऑफ प्रोडक्शन द प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्ट। अच्छा, इसका भी एक कारण बताया है, बोल रहे हैं कि इन्होंने डिसीजन लिया कि अब से हम लोग वारंटी पीरियड में जो सर्विस देंगे उसका एक्सपेंसेस बुक नहीं करेंगे, लेकिन इसका भी कारण बताओ। तो ये बोल रहे हैं हम लोग एक इम्प्रूव्ड मतलब मेथड यूज कर रहे हैं प्रोडक्शन करने का, जिससे हमारे लैपटॉप, मतलब मैंने एग्जांपल लिया लैपटॉप, हमारे प्रोडक्ट का डिफेक्ट होने का चांसेस जो है वो कम हो जाएगा, ठीक है। वही चीज लिखा है, विद द इम्प्रूव्ड मेथड ऑफ प्रोडक्शन द प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्ट्स ऑकरिंग इन द प्रोडक्ट्स हैव बीन रिड्यूस्ड, ठीक है, ये हम ठीक कर देंगे, ये वैसे ही लिखा हुआ होगा, हैव बीन रिड्यूस्ड कंसिडरेबली, ये कम हो जाएगा। अगर हम अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट देंगे और मुझे ये कंफर्म, मतलब मुझे कॉन्फिडेंस है कि मेरा प्रोडक्ट का आफ्टर सेल सर्विस मुझे कम प्रोवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे कॉन्फिडेंस है कि मेरा प्रोडक्ट कम खराब होगा, इसीलिए ये लोग बोल रहे हैं अब ये प्रोविजन नहीं करेंगे। हेंस द कंपनी हैज डिसाइडेड नॉट टू मेक प्रोविजंस एक्सपेंसेस बट टू अकाउंट फॉर द सेम एज एंड व्हेन एक्सपेंसेस आर इनकर्ड। बोल रहे हैं कि हम लोग पहले से प्रोविजन नहीं करेंगे, अगर कोई ऐसा सिचुएशन ऑकर्ड होता है कि कोई आफ्टर सेल सर्विस लेने आया वारंटी पीरियड में और वो हमें फ्री में प्रोवाइड करना पड़ा, तो जब होगा तब का तब देखा जाएगा, तब रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। टू दिस चेंज, ये चेंज के वजह से द प्रॉफिट फॉर द ईयर इज इंक्रीज्ड बाय 12 करोड़, क्योंकि 2% का हम लोग और प्रोविजन रिकॉर्ड नहीं करेंगे, और इस साल का प्रॉफिट था 600 करोड़, दैट्स व्हाई 12 करोड़ का हमारा प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा। then would have been in the case would have been the case if the old policy were to continue, ठीक है। तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि 12 करोड़ का हम लोगों का प्रॉफिट बढ़ जाएगा। then would, अगर then would मतलब then would have been in case if the old policy were to continue, अगर हम लोग ओल्ड पॉलिसी कंटिन्यू करते तो ये 12 करोड़ का प्रॉफिट हम लोग का नहीं बढ़ता, वही बोल रहा है, ठीक है। तो तुम लोग को इसको अपने लैंग्वेज में लिखना पड़ेगा, लेकिन हर एक चीज का एक कारण दिखाना पड़ेगा। जैसे ये क्यों प्रोविजन करना बंद कर दिए, क्यों, देखो हमें AS1 क्या बोलता है, हमें फैक्ट को भी डिस्क्लोज करना है, साथ साथ क्वांटिटी को भी डिस्क्लोज करना है, ठीक है। तो फैक्ट इन्होंने क्या कारण बताया, ये कारण तुम लोग को अपने से सोचना पड़ेगा, ठीक है। कारण ये बताया कि हम लोग सोच रहे हैं कि हम लोग अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट बेचेंगे तो खराब होने का चांसेस कम है, अगर खराब होगा नहीं तो लोग आएंगे नहीं, ठीक है, लोग आएंगे नहीं तो वो प्रोविजन करके रखना बेकार है, ठीक है, वही चीज बोल रहा है। और थर्ड वाला जो है इन्वेस्टमेंट का वैल्यू क्योंकि कम होते गया, देखो ये क्या है, द कंपनी हैज डिसाइडेड टू प्रोवाइड 10 करोड़ फॉर द परमानेंट फॉल इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट व्हिच हैज टेक प्लेस ओवर द पीरियड ऑफ पास्ट 5 इयर्स। पास्ट 5 इयर्स से एक इन्वेस्टमेंट था जिसका वैल्यू गिरते ही जा रहा था, तो इन्होंने डिसाइड किया है कि 10 करोड़ का इस पे प्रोविजन बनाएंगे। द प्रोविजन सो मेड, क्योंकि ये प्रोविजन बनाया जाएगा, प्रॉफिट रिड्यूस हो जाएगा, और कितने से रिड्यूस होगा, 10 करोड़ से, वही चीज बता रहा है, और इस फैक्ट को डिस्क्लोज करना पड़ेगा बाई 10 करोड़, ठीक है। ये क्वेश्चन भी समझ में आया। अच्छा, अब देखो क्वेश्चन नंबर इलस्ट्रेशन 3, ठीक है। इलस्ट्रेशन 3 में क्या बोल रहा है, अच्छे से देखो ये वाला क्वेश्चन,
XYZ कंपनी इज एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ फाइनेंशियल सर्विस। XYZ एक कंपनी है जो किस तरह का काम करती है, फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करने का काम करती है, एंड इज अंडरगोइंग टाइट लिक्विडिटी पोजीशन। और इनका जो लिक्विडिटी पोजीशन है वो थोड़ा खराब चल रहा है। लिक्विडिटी पोजीशन खराब का मतलब हाथ में कैश नहीं है, ठीक है। सिंस मोस्ट ऑफ द एसेट ऑफ द कंपनी आर ब्लॉक्ड इन वेरियस क्लेम्स पिटिशंस इन ए स्पेशल कोर्ट, बोल रहा है कि कुछ कोर्ट केस वगैरह चल रहा है, इस वजह से इनका एसेट्स वगैरह ब्लॉक्ड हो रखा है। मतलब होता है ना जो मॉर्गेज वगैरह होता है कि बाद में ये बिक जाएगा, तो ये अपना एसेट खुद से नहीं बेच सकते। जैसे अगर आज मेरे ऊपर कुछ ऐसा लाइबिलिटी है, मैंने बहुत सारा लोन वगैरह ले रखा है एसेट वगैरह दिखा के, तो फिर हम वो एसेट को बेच नहीं सकते, ठीक है, जब तक हम उस लोन का क्लेम को नहीं पे कर देते हैं। मेरा कुछ प्रॉब्लम होगा तो हम उस एसेट को बेच नहीं पाएंगे। तो यहाँ पर वही बोल रहा है, पैसा तो है ही नहीं, ऊपर से एसेट वगैरह पे क्लेम है, तो वो भी ये बेच के पैसा नहीं निकाल सकते। तो इन्होंने क्या किया, XYZ has accepted इंटर कॉर्पोरेट डिपोजिट। इन्होंने कुछ डिपोजिट्स लिए, ठीक है, किन से लिए, ICD, ठीक है, मतलब जो पैसा उधार देते हैं, इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन से इन्होंने पैसा लिया, ठीक है। इट इज मेकिंग इट्स बेस्ट एफर्ट टू सेटल द ड्यूज, ठीक है। इन्होंने क्या बोला, ठीक है, हमें कुछ पैसा दे दीजिए, हम लोग आपका पैसा रिटर्न कर देंगे। इन्होंने एफर्ट लगाया कि हम लोग अपने ड्यूज को, और सॉरी, यहाँ पर इन्होंने क्या किया, कुछ ऑर्गेनाइजेशन जो पैसा उधार देती उनसे पैसा लिया, और उन्होंने सोचा कि किस तरह से अपने ड्यूज को हम लोग पे करें। जो पैसा अभी हम लोगों ने उधार लिया है, उस पैसे से किस तरह से हम लोग अपने ड्यूज को सेटल करें, उसके लिए बहुत एफर्ट लगाया इन्होंने, ठीक है। फिर क्या हुआ, देयर वेर क्लेम्स एट varied rate of interest from lenders from the due date of ICDs to the date of repayment। अब क्या हुआ है, जिनसे इन्होंने उधार लिया है उन्होंने अपना इंटरेस्ट रेट तो लगा ही होगा, उधार का मतलब लोन हो गया, लोन का मतलब तो इंटरेस्ट का बात आ गया। अब बोल रहा है कि अलग अलग रेट पे जिनसे इन्होंने पैसा लिया था सभी ने अपना क्लेम किया, ठीक है, कि फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ द ICDs टू द डेट ऑफ रीपेमेंट। मतलब जिस दिन लोन का पैसा रीपे करना है, ठीक है, वो होता है ड्यू डेट, उससे लेके रीपेमेंट। मतलब जैसे रीपेमेंट करने में हो सकता है ना थोड़ा देरी लगे, ठीक है, रीपेमेंट करने में हो सकता है ना थोड़ा देरी लगे, मतलब ये बता रहा है। जैसे मान लो ईयर है 1/4 से लेके 31 मार्च तक, ठीक है। अब इनका ड्यू डेट आता है 30 नवंबर को, ठीक है, इनका ड्यू डेट आता है 30 नवंबर को, ठीक है। ये हो गया ड्यू डेट, वही बोल रहा है फ्रॉम द ड्यू डेट टू द डेट ऑफ रीपेमेंट। अब रीपेमेंट अगर यहाँ करना चाहते हैं तो यहाँ तक का भी इंटरेस्ट रिकॉर्ड करना पड़ेगा। अगर हम ड्यू डेट में नहीं पे कर पा रहे, जब पे करेंगे तब तक का मुझे इंटरेस्ट रिकॉर्ड करना पड़ेगा। अब आगे क्या बोला है, द कंपनी हैज प्रोवाइडेड इंटरेस्ट एज पर द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट टिल द ड्यू डेट। कंपनी ने अपना इंटरेस्ट दे दिया है ड्यू डेट तक का, ठीक है, प्रोवाइड किया है, मतलब कंपनी ने रिकॉर्ड किया है कि मुझे इतना इंटरेस्ट देना है, पेड नहीं बोला है, रिकॉर्ड किया है, प्रोवाइड किया है, ठीक है। एंड a note for non-provision of interest on the due date to the date of repayment was affected in the financial statement। और बोल रहा है यहां से लेके यहां तक, ये मान लो है रीपेमेंट डेट, ठीक है, ड्यू डेट से लेके रीपेमेंट डेट। फिर से देखो, द कंपनी हैज प्रोवाइडेड इंटरेस्ट एज पर द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, जिससे जो भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उसके हिसाब से इन्होंने क्या किया है, ड्यू डेट तक का इंटरेस्ट जो है वो रिकॉर्ड कर लिया, ठीक है। अब बोल रहा है कि इन्होंने क्या किया है, इन्होंने बोला है कि ए नोट फॉर नॉन प्रोविजन, और इन्होंने एक नोट बना दिया है जहां पर इन्होंने प्रोविजन नहीं किया है इंटरेस्ट का ऑन द ड्यू डेट टू द डेट ऑफ पेमेंट रीपेमेंट। अगर ड्यू डेट पे पे नहीं कर रहे हैं, किसी और डेट पे रीपे कर रहे हैं, तो तब तक का भी तो मुझे इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो इसका भी तो मुझे प्रोविजन बनाना चाहिए, लेकिन इन्होंने प्रोविजन नहीं बनाया इसका, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, ऑन अकाउंट ऑफ अनसर्टेनिटीज एग्जिस्टिंग रिगार्डिंग द डिटर्मिनेशन ऑफ द अमाउंट and in the absence of any specific legal obligation at the present as per the terms of the contract, the company considers that these claims are in the nature of claims against the company not acknowledged as debt, and the same has been disclosed by way of note in the accounts instead of making a provision in the profit and loss account, state whether the treatment done by the company is correct or not। ठीक है, क्या बोला है फिर से बताते हैं, पूरा स्टोरी एक बार फिर से बता देते हैं। एक कंपनी है, ठीक है, ये जो है ये फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करती है, इनका लिक्विडिटी पोजीशन खराब चल रहा है और एसेट वगैरह भी ब्लॉक पड़े हुए जिनको बेच के ये पैसा नहीं ला सकते। तो इन्होंने क्या किया, इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट से पैसा ले लिया और अलग अलग रेट पे ले लिया है,
अब इंटरेस्ट मतलब लोन लिया है तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो लेंडर्स जो है वो अपना इंटरेस्ट और रीपेमेंट क्लेम कर रहे हैं। और इन्होंने अपना ये इंटरेस्ट का ट्रीटमेंट कैसे किया है, इन्होंने ड्यू डेट तक का इंटरेस्ट का रिकॉर्ड तो कर लिया, लेकिन रीपेमेंट डेट अगर अलग होगा उसका प्रोविजन करना चाहिए, वो नहीं किया है। यहाँ पर बता रहा है नॉन प्रोविजन ऑफ इंटरेस्ट ऑन द ड्यू डेट टू द डेट ऑफ रीपेमेंट वाज अफेक्टेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इसका कोई इंपैक्ट नहीं दिया। और इन्होंने क्या रीजन बताया, ऑन अकाउंट ऑफ अनसर्टेनिटीज, इन्होंने बोला कि अनसर्टेन है ये मैटर कि मुझे पेमेंट इंटरेस्ट का करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। अगर मेरा ड्यू डेट और रीपेमेंट डेट अलग होता है, ये बता रहे ये अनसर्टेन है कि जो आईसीटीज ने मतलब जो जिन्होंने मुझे पैसा उधार दिया है वो इस पीरियड का इंटरेस्ट लेंगे कि नहीं लेंगे, वो अनसर्टेन है। पहला मुझे बताओ क्या ये अनसर्टेन है? अगर किसी ने लोन दिया है वो इंटरेस्ट लेगा कि नहीं लेगा, क्या ये अनसर्टेन होता है? कभी भी कभी नहीं होता है। ये हमेशा सर्टेन होता है कि जिसने भी लोन दिया है वो अपना ड्यू डेट तक का तो इंटरेस्ट लेगा ही, अगर रीपेमेंट करने में देरी होता है तो लेट इंटरेस्ट लेगा, ठीक है। इसमें अनसर्टेनिटीज का तो कोई बात नहीं। ये बोल रहे ये कंटीजेंट फैक्ट है, कंटीजेंट फैक्ट का मतलब अनसर्टेन कि ये लेंगे कि नहीं लेंगे। ये कब होता है, जब अगर ये लोग बता देते, आईसीटीज जो भी इन्होंने उधार दिया है, अगर ये बता देते कि हाँ मुझे लोन का इंटरेस्ट सिर्फ ड्यू डेट तक लेना है, इसके बाद का वेव्ड है, अगर आप देरी करते हो पेमेंट करने पे तो इस पे कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा, ऐसा अगर ये बता देते हैं देन इनका ये कहना सही था। लेकिन ये गलत बोल रहे हैं ऑन अकाउंट ऑफ अनसर्टेनिटीज एग्जिस्टिंग रिगार्डिंग द डिटर्मिनेशन ऑफ द अमाउंट एंड इन द एब्सेंस ऑफ एनी स्पेसिफिक लीगल ऑब्लिगेशन एट द प्रेजेंट एज पर द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट द कंपनी कंसिडर्ड दैट दिस क्लेम्स आर इन द नेचर ऑफ क्लेम्स अगेंस्ट द कंपनी नॉट एक्नॉलेज एज डेट। बोल रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ नहीं है कि कितना पेमेंट करना पड़ेगा अगर ड्यू डेट के बाद हम लोग रीपे करेंगे, तो नॉर्मल बात है, लिखा हुआ नहीं है तो सेम रेट पे होना चाहिए, ठीक है। अगर लिखा हुआ नहीं है, पहले जो इंटरेस्ट रेट था अभी भी वही इंटरेस्ट रेट होगा अगर हम लोग पे करने में देरी कर रहे हैं। ये लोग बोल रहे हैं क्योंकि हमें अमाउंट नहीं पता कितना रिकॉर्ड करें, हमें कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा कुछ बताया नहीं है तो हम लोग इसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे, ठीक है। एंड द सेम हैज बीन डिस्क्लोज्ड बाय वे ऑफ नोट इन द अकाउंट्स इंस्टेड ऑफ मेकिंग ए प्रोविजन इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और इन्होंने क्या किया, ये बात बोल के इन्होंने अपना एक फैक्ट डिस्क्लोज कर दिया कि हम लोग इस पीरियड का इंटरेस्ट को प्रोविजन बेसिस पे रिकॉर्ड नहीं करेंगे, क्योंकि ना तो हमें इसका अमाउंट पता है, ना तो ये देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा ये फैक्ट हमें पता है। इन्होंने इस तरह से इसको डिस्क्लोज कर दिया। और जबकि इनको इसका प्रोविजन करना चाहिए था कि अगर हम लोग ड्यू डेट पे नहीं पे कर पाए और हमें लेट होता है तो हमें कितना पे करना पड़ेगा। स्टेट वेदर द ट्रीटमेंट डन बाय द कंपनी इज करेक्ट और नॉट, तो ऑब्वियसली नॉट, ठीक है, क्योंकि इंटरेस्ट हमें देना पड़ेगा। अगर लेट होगा तो मुझे इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अगर आज हम कोई लोन लेते हैं और मैंने पहला इंस्टॉलमेंट दिया, दूसरा दिया, तीसरा नहीं दे पा रहे, ठीक है, या इंटरेस्ट नहीं भर पा रहे, तो मुझे टाइम दिया जाएगा, ठीक है, कि मुझे मैंने इस बार का इंटरेस्ट नहीं दिया तो नेक्स्ट टर्म में मुझे दोनों इंटरेस्ट को मिला के देना पड़ेगा। जितना देरी होगा इंटरेस्ट का अमाउंट उस पर एक्यूमुलेट होते जाता है। जब तक ऑर्गेनाइजेशन जो बोरो मतलब जिसने उधार दिया है वो जब तक नहीं बोलते कि वेव्ड है, वेव्ड का मतलब है छोड़ देना, ठीक है। अगर कोई बोल दे रहा है ठीक है मेरा लाइबिलिटी नहीं देना है, वो बात अलग है, बाकी लाइबिलिटी तो देते जाना पड़ेगा। तो इन्होंने अपना ट्रीटमेंट जो है गलत कर रखा है। अब आंसर देखो कैसे लिखा हुआ है, यहाँ पर पहले जो है रूल्स लिखना पड़ेगा। AS1 डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज, ये क्या बोलता है, रिकॉग्नाइज प्रूडेंस एज वन ऑफ द मेजर कंसीडरिंग गवर्निंग द सिलेक्शन एंड एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। प्रूडेंस बेसिस पे हमें हमेशा रिकॉर्ड करना होता है। इन व्यू ऑफ द अनसर्टेनिटी अटैच्ड टू फ्यूचर इवेंट्स, प्रॉफिट्स आर नॉट एंटिसिपेटेड बट रिकॉग्नाइज्ड ओनली व्हेन रियलाइज्ड थ्रू नॉट नेसेसरीली इन कैश। प्रोविजन इज मेड फॉर ऑल नोन लाइबिलिटीज एंड लॉसेज इवन दो द अमाउंट कैन नॉट बी डिटरमाइंड विद the certainty and represent only a best estimate in the light of available information। अगर तुम लोग इतना लैंग्वेज नहीं लिख सकते हो तो यहाँ पर मेन किस चीज के ऊपर आंसर है, यहाँ पर बोल रहा है कि AS1 जो डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज को बताता है वो प्रूडेंस बेसिस पे हमें लॉस को रिकॉर्ड करने के लिए बोला जाता है, ठीक है। अगर हमें प्रॉफिट फ्यूचर में होगा
इसके बारे में हमें पता है, ठीक है, तो हमें रिकॉर्ड करने का जरूरत नहीं है, चाहे वो एस्टिमेट कर पा रहे नहीं कर पा रहे, क्योंकि वो हमें रिकॉर्ड करना ही नहीं है। वही बोला है, रिकॉग्नाइजेस प्रूडेंस, प्रूडेंस को रिकॉग्नाइज करता है यहाँ पर AS1 एज वन ऑफ द मेजर कंसिडरिंग गवर्निंग द सिलेक्शन एंड एप्लीकेशन ऑफ द अकाउंटिंग पॉलिसीज। जब हम लोग अकाउंटिंग पॉलिसीज को सिलेक्ट करेंगे, अप्लाई करेंगे, तब हम लोग प्रूडेंस बेसिस पे करेंगे। इसमें क्या होता है, इन व्यू ऑफ द अनसर्टेनिटी अटैच्ड टू फ्यूचर इवेंट, ठीक है, अगर फ्यूचर का कोई इवेंट हम लोग अनसर्टेन है, हम लोग को नहीं पता होगा कि नहीं होगा, जैसे हम लोग ड्यू डेट पे कर देंगे या फिर हमारा लेट होगा, ये हमें नहीं पता। अगर ये नहीं पता है, इसके रिगार्डिंग हमारा प्रॉफिट जनरेट होता है तो उसे रिकॉर्ड मत करो, लेकिन इसके रिगार्डिंग अगर हमारा लॉस जनरेट होता है तो उसको जरूर रिकॉर्ड करो। अगर हम ड्यू डेट पे नहीं दे पा रहे इस क्वेश्चन के हिसाब से, तो मेरा रीपेमेंट डेट कुछ और होगा, तो इसका मतलब मेरा फ्यूचर में लॉस हो सकता है। अगर फ्यूचर में लॉस होगा तो प्रूडेंस फैक्ट मुझे बोल रहा है कि उस लॉस को रिकॉर्ड करो, ठीक है। तो यही बोल रहा है, प्रॉफिट आर नॉट एंटिसिपेटेड बट रिकॉग्नाइज्ड ओनली व्हेन रियलाइज्ड थ्रू नॉट नेसेसरीली इन कैश। प्रोविजंस इज मेड फॉर ऑल नोन लायबिलिटीज एंड लॉसेस इवन दो द अमाउंट कैन नॉट बी डिटरमाइंड। अगर हमारा फ्यूचर में कोई लॉस या लायबिलिटी जनरेट हो सकता है तो वो हमें रिकॉर्ड करना पड़ेगा। अगर अमाउंट डिटरमाइन नहीं कर पा रहे हैं सर्टेनली तभी भी, एंड रिप्रेजेंट ओनली ए बेस्ड एस्टिमेट, तब हम लोग एस्टिमेटेड बेसिस पे करेंगे। अगर मुझे ये नहीं पता कि मुझे कितना रिकॉर्ड करना चाहिए लायबिलिटी, तो हम एस्टिमेट बेसिस पे करेंगे, ठीक है। ये हो जाता है AS1 हमें ये फैक्ट बताता है, ठीक है। अब इसके हिसाब से ये केस स्टडी हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर देखो क्या बोल रहा है, यहाँ पर बोला है ऑल्सो एज पर AS1 एक्रूअल इज वन ऑफ द फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन। फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन 3 था, एक्रूअल, गोइंग कंसर्न और क्या था, एक्रूअल था, गोइंग कंसर्न था और एक क्या था भूल गए, यहाँ पर देखते हैं, देखो एक्रूअल था, गोइंग कंसर्न था, कंसिस्टेंसी था, ठीक है। तो फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन एक्रूअल के बेसिस पे क्या हो रहा है, इररेस्पेक्टिव ऑफ द टर्म ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट so long as the principal amount of loan is not repaid, the lender cannot be replaced in a disadvantageous position for non payment of interest in respect of overdue amount। बोल रहा है कि AS1 के हिसाब से एक्रूअल बेसिस हमें क्या बता रहा है, एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग जो कि एक फंडामेंटल एजम्पशन है, ये हमें बता रहा है इररेस्पेक्टिव ऑफ द टर्म ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट का टर्म कुछ भी हो, जब तक हम लोग प्रिंसिपल अमाउंट लोन का नहीं रीपे कर पा रहे, सो लॉन्ग एज द प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ लोन इज नॉट रीपेड, द लेंडर मतलब जिसने उधार लिया है कैन नॉट बी रिप्लेस्ड in a disadvantageous position for non payment of interest in respect of overdue amount। बोल रहा है कि अगर हम लोग लोन का अमाउंट रीपे नहीं कर पा रहे टाइम पे, तो इसका मतलब ये नहीं कि हमें इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा। ड्यू डेट चला गया, हम लोगों ने लोन का अमाउंट रीपे नहीं किया, तो क्या हमें इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा, ऐसा कोई सिचुएशन नहीं होता है। एक्रूअल बेसिस हमें यही बोल रहा है कि हमें इंटरेस्ट देते जाना है जब तक हम लोग लोन का अमाउंट रीपे नहीं कर पाएंगे। फ्रॉम द aforesaid it is apparent that the company has an obligation on account of overdue interest, ठीक है। तो ओवरड्यू का मतलब क्या हो गया, रीपेमेंट डेट चला गया, ड्यू डेट चला गया, फिर भी हम लोगों ने रीपे नहीं किया। जैसे देखो एक सिंपल एग्जांपल दे, अगर इलेक्ट्रिसिटी बिल घर पे सभी का आता है, या फिर तुम लोग कहीं पर भी रहते हो, पीजी वगैरह में भी आता है, हो सकता है तुम लोग पीजी के ओनर को दे देते हो, लेकिन एक बिल आता है, बिल का एक ड्यू डेट होता है, अगर हम लोग उसके अंदर पे नहीं करते हैं तो हमें उस पे इंटरेस्ट चार्ज कर देता है। हमें बोला जाएगा बिल मान लो है 1000 रुपए का, टाइम पे नहीं दोगे तो 1100 लगेगा, कितना दिन लेट करोगे उसके ऊपर डिपेंड करके इंटरेस्ट लगता जाता है। अब ऐसे तो नहीं बोल सकते कि हम लोगों ने पे नहीं किया तो इंटरेस्ट नहीं देंगे, जब भी पे करेंगे हम लोग एक्चुअल अमाउंट ही पे करेंगे, ये नहीं होगा। 1000 रुपए पे करने का डेट अगर निकल गया तो उसके बाद इंटरेस्ट के साथ ही पे करना पड़ेगा। वही चीज यहाँ पर बता रहा है कि ओवरड्यू अमाउंट पे, ठीक है, ओवरड्यू इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। In this situation, the company should provide for the liability since it is not waived by the lenders। अगर lenders ने नहीं बोला है कि इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा एक्सेस अमाउंट पे, तो इनको देना पड़ेगा at an amount estimated on a reasonable basis based on the fact that the circumstances of each case। अब बोल रहा है कि इनको फिर कितना लाइबिलिटी रिकॉर्ड करना चाहिए, मतलब एस्टिमेट कितना करना चाहिए। जैसे मैंने अगर मेरा इलेक्ट्रिक बिल देने में
मैंने पूरा 1 महीना लेट कर दिया, नेक्स्ट मंथ में हम दोनों बिल पे करेंगे, तो मुझे ये पता होना चाहिए, ठीक है, कि कितना इंटरेस्ट लगता है, तो वो एस्टिमेट करके हम लोग कर सकते हैं। बिजनेसमैन का ये आइडिया होता है, ठीक है, जैसे हम लोग को पता होना चाहिए हम लोग जो भी कंपनी का इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हैं कि उनका इंटरेस्ट चार्ज कितना है, उस तरह से यहाँ पर भी बोला है एस्टिमेटेड बेसिस पे, एक रीजनेबल बेसिस पे हमें इस अमाउंट को रिकॉर्ड करना चाहिए। हाउएवर इन रेस्पेक्ट ऑफ द ओवरड्यू इंटरेस्ट अमाउंट which are settled, the liability should be accrued to the extent of amount settled, ठीक है। लाइबिलिटी को हम लोग कितना एक्रूट करके दिखाएंगे, सेटलमेंट अमाउंट तक। नॉन प्रोविजन ऑफ द ओवरड्यू इंटरेस्ट लाइबिलिटी अमाउंट्स टू वायलेशन ऑफ एक्रूअल बेसिस। अगर हम लोग प्रोविजंस नहीं बनाते हैं ओवरड्यू इंटरेस्ट पे तो ये हो जाता है वायोलेशन ऑफ एक्रूअल बेसिस, ठीक है, एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, जो कि हम लोग का फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन है। देयरफॉर द ट्रीटमेंट डन बाय द कंपनी ऑफ नॉट प्रोवाइडिंग द इंटरेस्ट अमाउंट फ्रॉम ड्यू डेट टू द डेट ऑफ रीपेमेंट इज नॉट करेक्ट, ठीक है। अब तुम लोग को इतना सारा डिटेल्स लिखना है ऐसा जरूरी नहीं है, फैक्ट को समझ के पहले लिखना पड़ेगा कि AS1 के कौन से पॉइंट के हिसाब से तुम लोग इस केस स्टडी को एक्सप्लेन कर रहे हो वो बताओ, फिर बोलो कि यहाँ पर क्या केस जनरेट हुआ है, फिर एक कंक्लूजन दिखाओ कि फिर इनका जो भी ट्रीटमेंट क्या है, सही है गलत है, इस हिसाब से, ठीक है। अच्छा, और एक क्वेश्चन है AS1 पे, उसके बाद हम लोग AS2 कर पाएंगे। यहाँ पर क्या बोला है देखो, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है कि फॉल्स है। पहला क्या बोला है, सर्टेन फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन अंडरलाइन द प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बोल रहा है जो अकाउंटिंग एजम्पशन है उसको फॉलो करके, अंडरलाइन मतलब उसको फॉलो करके ही हम लोग अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, ठीक है, बात तो सही है। दे आर यूजुअली स्पेसिफिकली स्टेटेड, ये एजम्पशन जो है वो हमें बताना पड़ता है नॉर्मली, their acceptance because their acceptance and use are not assumed। बोल रहा है कि फंडामेंटल एजम्पशन हमें हमेशा डिस्क्लोज करके बताना पड़ेगा क्योंकि ये एज्यूम्ड नहीं होता है। क्या ये बात सही है? मतलब ये पॉइंट क्या बोल रहा है, फिर से एक बार बता रहे हैं कि नॉर्मली हम लोग अपना जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं वो अकाउंटिंग एजम्पशन को फॉलो करके ही बनाते हैं, मतलब गोइंग कंसर्न और कंसिस्टेंसी और एक्रूअल, ये तीन चीज को फॉलो करके ही बनाते हैं। बोल रहा है कि दे आर यूजुअली स्पेसिफिकली स्टेटेड बिकॉज देयर एक्सेप्टेंस एंड यूज आर नॉट एज्यूम्ड। बोल रहा है कि जब भी हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे हमें लिखना पड़ेगा कि हम लोग गोइंग कंसर्न है, हम लोग कंसिस्टेंट है, हम लोग एक्रूअल है, इस चीज को डिस्क्लोज करना पड़ेगा क्योंकि ये एज्यूम्ड नहीं होता है। क्या ये बात सही है? क्या ये बात सही है? मेरा क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि जब भी हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं क्या हम लोग हर बार लिख के दिखाते हैं कि ये गोइंग कंसर्न ऑर्गेनाइजेशन है, ये कंसिस्टेंट है, ये एक्रूअल है, या फिर ये सारा चीज एज्यूम्ड होता है? तभी तो इसे फंडामेंटल एजम्पशन बोलते हैं। बोलो ये फॉल्स होगा कि ट्रू होगा? बोलो ये फॉल्स होगा कि ट्रू होगा? फिर से सुनो, यहाँ पर बोला है कि हम लोग जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं वो फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन बेसिस पे बनाते हैं, ये बात तो सही है, लेकिन क्या ये हमें हर बार इसको लिखना पड़ता है कि ये तुम लोग अभी तक जितना भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हो, अभी तक तो तुम लोगों ने 11 में बनाया होगा सोल प्रोप्राइटर का, 12 में पार्टनरशिप का बनाया होगा, कंपनी का बनाया होगा, क्या कहीं पर भी ये चीजों को डिस्क्लोज करना पड़ता है? क्या कहीं पर भी ये सारी चीजों को डिस्क्लोज करना पड़ता है, या तब डिस्क्लोज करेंगे अगर फॉलो नहीं करेंगे? अभी अभी सिखाया था ना मैंने, अगर तुम लोग एग्जाम देने जा रहे हो 10 बजे पहुंच गए, 10 बजे का एग्जाम तक कुछ नहीं बताना पड़ेगा, लेकिन अगर 10 की जगह 11 पहुंचे तो पूछेगा ना जो एग्जामिनर है कि हम हॉल में एंट्री देंगे कि नहीं देंगे, मतलब आपका वैलिड रीजन है लेट आने का तब मिलेगा एंट्री, अदरवाइज नहीं मिलेगा। मतलब अगर टाइम पे नहीं होता है तभी हमें डिस्क्लोज करना पड़ता है। वैसे ही अगर फंडामेंटल एजम्पशन का मतलब ही तो है हम लोग ये फॉलो करके अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, तो ये फॉलो करके अगर बना रहे तो इसे डिस्क्लोज क्यों करें? अगर ये फॉलो नहीं कर रहे हैं इसमें से कोई भी एक, तब डिस्क्लोज करना चाहिए, ठीक है। तो मुझे बताओ कि ये ट्रू होगा कि फॉल्स? अरे बोलो, मैंने इतना सारा चीज बोला, कुछ तो आंसर दो, ये ट्रू होगा कि फॉल्स होगा? फिर हेलो, मेरा आवाज आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है? यस मैम आ रहा है। हाँ तो बोलो ट्रू होगा कि फॉल्स होगा? अगर हम लोग एजम्पशन मैम यहाँ पर फॉल्स क्या, होगा। फॉल्स होगा ना, क्योंकि दे आर यूजुअली स्पेसिफिकली स्टेटेड, ये हमेशा हमें
स्टेटेड मतलब क्या, लिख के बताना पड़ेगा या डिस्क्लोज करना पड़ेगा, बिकॉज देयर एक्सेप्टेंस एंड यूज आर नॉट एज्यूम्ड, तब तो फंडामेंटल एजम्पशन लैंग्वेज ही नहीं होता, ये तो एज्यूम्ड होता है ना, तो ये फॉल्स हो जाएगा। अब इसका आंसर देखो कैसा लिखना पड़ेगा, यहाँ पर दिखाते हैं, देखो क्या बोला है, कैसे लिखना पड़ेगा, फॉल्स, क्यों, एज पर AS1 डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज, ये क्या है, इसका नाम है, जब भी लिखोगे तो ऐसा करके लिखना चाहिए, सर्टेन फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन अंडरलाइन द प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हम लोग अपना जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं तो हम लोग कुछ फंडामेंटल एजम्पशन को फॉलो करके, अब अंडरलाइन नहीं लिखना चाहते हो फॉलो लिख दो, दे आर यूजुअली नॉट स्पेसिफिकली स्टेटेड, नॉर्मली इसे नहीं लिखना पड़ता है, बिकॉज देयर एक्सेप्टेंस एंड यूज आर एज्यूम्ड, क्योंकि एज्यूम्ड है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन रहा है वो गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी और एक्रूअल को फॉलो करके बन रहा है, तो डिस्क्लोजर इज नेसेसरी, डिस्क्लोजर जरूरत होगा, इफ दे आर नॉट फॉलोड, अगर वो फॉलो नहीं कर रहे तब जरूर डिस्क्लोजर जरूरत होता है, अदरवाइज नहीं होता है, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट पूछ रहे हैं, ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या बोल रहा है, if fundamental accounting assumption are not followed, अगर फंडामेंटल अकाउंटिंग assumption हम लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं इन प्रेजेंटेशन एंड प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब या तो गोइंग कंसर्न फॉलो नहीं किया, या तो हम लोगों ने कंसिस्टेंसी फॉलो नहीं किया, या फिर एक्रूअल फॉलो नहीं किया, या ये दोनों या फिर तीनों ही फॉलो नहीं किया, फॉर एग्जाम्पल ए स्पेसिफिक डिस्क्लोजर इज नॉट रिक्वायर्ड, बोल रहा है कि अगर फॉलो नहीं किया तो कुछ डिस्क्लोजर देने का जरूरत नहीं है, क्या ये ट्रू होगा कि फॉल्स? बोलो, पॉइंट समझ में आया, अगर हम लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं, बोल रहा है कि डिस्क्लोजर देने का जरूरत नहीं है, मतलब डिस्क्लोजर मतलब बताने का जरूरत नहीं है, अगर फॉलो नहीं कर रहे हैं तो क्या बताने का जरूरत नहीं है या जरूरत है? हाँ मैम। तो फिर ट्रू की फॉल्स ये तो बताओ। फॉल्स। फॉल्स होगा ना, अगर हम लोग डिस्क्लोज नहीं करेंगे, जैसे अगर 10 के जगह 11 बजे पहुंच गए एग्जाम देने के लिए, जबरदस्ती थोड़ी ना हॉल में घुस जाओगे, बताना पड़ेगा, और 10 के पहले पहुंच गए तो अपने हिसाब से जाके बैठ सकते हो, ठीक है, अगर टीचर है तो उनसे पूछ के बैठ जाओ, वो बात अलग है, लेकिन थोड़ी ना टीचर पूछेगी कि 10 बजे एग्जाम है तो 10 बजे क्यों देने आए, ऐसा वो नहीं पूछ सकते हैं, ठीक है, लेकिन अगर देरी करके आए हो तो जरूर पूछेंगे। उसी तरह से अगर गोइंग कंसर्न या फिर हो गया कंसिस्टेंसी या फिर एक्रूअल, कोई भी एक अनफॉलोड है तो डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि हम ये अकाउंटिंग एजम्पशन फॉलो नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा अब देखो जैसे यहाँ पर ये फॉल्स हो जाएगा, अच्छा पहले बता देते हैं, देखो इसको कैसे आंसर इन्होंने राइट किया है, ठीक है, ऐसे तुम लोग को लिखना है, क्या लिखा है, as per AS1 if the fundamental accounting assumption going concern consistency and accrual are followed in financial statement specific disclosure is not required, if a fundamental accounting assumption if a मतलब इनमें से कोई भी एक अगर नहीं फॉलो होता है, not followed the fact should be disclosed, तो इसका मतलब ये फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या बोला है, थर्ड, all significant accounting policies adopted in the preparation and presentation of financial statement should form part of the financial statement, बोल रहा है जितना भी significant accounting policies हम लोग adopt करते हैं financial statement को prepare करने के लिए, वो सारा ही financial statement का part होता है, क्या ये true है कि false बताओ? ट्रू। ट्रू, ठीक है, पार्ट तो होगा ही, ट्रू होगा, ठीक है। तो ये देखो थर्ड नंबर पे कैसे लिखना पड़ेगा वो भी देख लो, ट्रू तो होगा बट लिखना कैसे है, टू एंश्योर प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ताकि हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रॉपरली समझ पाए, इट इज नेसेसरी दैट ऑल सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज एडॉप्टेड इन द प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ financial statement should be disclosed, the disclosure of the significant accounting policies as such should form part of the financial statement and they should be disclosed in one place, मैंने ये बताया था ना, एक ही जगह पे करना है, अलग अलग जगह पे नहीं करना है, जितने भी पॉलिसीज लिए गए हैं वो सारे एक ही जगह पे लिखना है, वो मैंने लिखवाया था, कहाँ पर देखोगे, ये देखो कहीं तो लिखवाया था, while preparing the financial statement all in one place, ऐसा कहीं तो लिखवाया था,
ये रहा डिस्क्लोज्ड ऑल मेटेरियल आइटम्स, कहीं पर तो लिखवाया था इन वन, ये बेटर अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम द, ये रहा एट वन प्लेस, ये देखो शुड बी डिस्क्लोज एट वन प्लेस, एक ही जगह पे हमें डिस्क्लोज करना पड़ेगा। हम लोग जितने भी सारे फाइनेंशियल जो है एजम्पशन फॉलो कर रहे हैं स्टेटमेंट को प्रिपेयर करने के लिए, ठीक है, सिग्निफिकेंट पॉलिसीज को एडॉप्ट कर रहे हैं। अच्छा, फोर्थ नंबर, एनी चेंज इन द अकाउंटिंग पॉलिसी which has a material effect should be disclosed where the amount by which any item in the financial statement is। तो पहला पॉइंट बता देते, पहले बोल रहा है कि अगर हम लोग कोई भी चेंज कर रहे हैं अकाउंटिंग पॉलिसीज में, जैसे फीफो से वेटेड एवरेज कर लिया, या फिर प्रोविजंस करना बंद कर दिया, या प्रोविजन करना स्टार्ट कर दिया, जिसका एक मेटेरियल इफेक्ट आ सकता है, वो डिस्क्लोज करना पड़ेगा। ये बात तो सही है। फिर देखते क्या बोला है, वेयर द अमाउंट, मतलब जो अमाउंट आ रहा है बाय विच एनी आइटम इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज अफेक्टेड बाय सच चेंज इज नॉट असर्टेनेबल होली और इन पार्ट, द फैक्ट नीड नॉट बी इंडिकेटेड। बोल रहा है कि जो अकाउंटिंग पॉलिसी हम लोगों ने चेंज किया, ठीक है, उसका अमाउंट क्या आ रहा है, उसका इम्पैक्ट का अमाउंट क्या आ रहा है, अगर ये हम लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं, होल और पार्ट, नॉट असर्टेनेबल होल और पार्ट, बोल रहा है नॉट असर्टेनेबल होल और पार्ट, द फैक्ट नीड नॉट बी इंडिकेटेड, तो फैक्ट को इंडिकेट करने का जरूरत नहीं है। क्या ये सही है? बोलो इसके बारे में। तो अभी तक जितना भी, फॉल्स। हाँ बोलो और एक बार बोलो। फॉल्स। फॉल्स होगा, क्योंकि अगर वैल्यू नहीं आइडेंटिफाई कर पाते हो तो कम से कम फैक्ट को डिस्क्लोज कर दो, ठीक है। वैल्यू पार्टली या फुल्ली आइडेंटिफाई कर पाते हो तो करो, नहीं कर पाते हो तो फैक्ट को डिस्क्लोज करो। अब देखो क्या लिखा है, any change in the accounting policies which has a material effect in the current period or which is reasonably expected to have a material effect in the later period। अगर current period का effect आ रहा है तो वो, या फिर reasonable effect आगे जाके भी दूसरे period, मतलब next period, future period या later period जो भी बोलो उसमें आने वाला है, should be disclosed। where such amount is not ascertainable wholly or in part, the fact should be indicated। तो इसीलिए ये statement हम लोग का false हो गया। तो यहाँ पर हम लोग का AS1 का क्वेश्चंस कंप्लीट होता है। तो ये कुछ क्वेश्चंस मुझे मिला था तो मैंने सारा ही बता दिया। इस तरह का क्वेश्चन ही लेकिन एग्जाम में आता है, बस तुम लोग को अच्छे तरीके से लिखना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पूरा इसको रट लो, कंसेप्ट समझ लो और अपने हिसाब से लिखो, ठीक है। लिखना सही होना चाहिए, लेंथ से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि कितना ज्यादा लिखे हो कि कितना कम लिखे हो। रूल्स क्या है, पहले ये बताओ कि ये आंसर एस के कौन से पॉइंट को रिलेट कर रहा है, फिर तुम लोग को ऐसा बोलना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू AS1 डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज, पूरे एस का नाम लिखो, फिर लिखो कि वहां पर इस बारे में ऐसा बोला गया है। अब ये केस जो है ये कुछ ऐसा बोल रहा है तो इनका डिसीजन सही है कि गलत है, ठीक है, इतना बोलना है। तो ये हम तुम लोग के साथ शेयर कर देंगे, इसको हम ठीक कर देंगे, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग नेक्स्ट जो अकाउंटिंग पॉलिसी स्टार्ट करेंगे दैट इज AS2, ठीक है। अभी AS2 लिखना स्टार्ट करो। अब हम लोग लिखेंगे AS2, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। AS2, valuation of inventories, ठीक है। वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री जो कि तुम लोग इसके पहले AS1 में भी तुम लोगों ने देखा कि इसके बारे में हम लोगों ने थोड़ा सा पढ़ा। वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज का मतलब है हम लोग अपने इन्वेंट्रीज को कैसे वैल्यू करते हैं, कॉस्ट और NRV विच एवर इज लोअर। लेकिन इसमें हमारा कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे, NRV कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो हम लोग देखेंगे, ठीक है इसमें। अच्छा, अब देखो यहाँ पर AS2 में हमें क्या क्या पढ़ना पड़ेगा उसको हम एक बार नोट डाउन करवा देते हैं। AS1 में हम लोग पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ इन्वेंट्री, पहले हम लोग पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ इन्वेंट्री। इन्वेंट्री का मतलब क्या होता है, फिर हम लोग पढ़ेंगे, अच्छा इसको बाद में लिखेंगे, पहले हम मीनिंग ऑफ इन्वेंट्री लिखवा देते हैं, ठीक है। AS1 के हिसाब से इन्वेंट्री का मतलब क्या होता है, सॉरी AS2 के हिसाब से इन्वेंट्री का मतलब देखो होता है स्टॉक, ठीक है। मतलब स्टॉक को ही आज के डेट पे इन्वेंट्री बोला जाता है। अब इन्वेंट्री कैसे हो सकता है, नॉर्मली जो करंट एसेट होता है वो हमारा इन्वेंट्री होता है। अब ट्रेडर के लिए देखोगे तो इन्वेंट्री अलग होता है, मैन्युफैक्चरर के लिए देखोगे तो इन्वेंट्री अलग होगा, ठीक है। जैसे हम थोड़ा सा यहाँ पर बताते हैं, जैसे अगर कोई मैन्युफैक्चरर है
तो उसके लिए 3 तरह का इन्वेंट्री होता है, ठीक है। और अगर कोई ट्रेडर है उसके लिए एक ही चीज इन्वेंट्री होता है। तुम लोग बोल सकते हो जो मैन्युफैक्चरर है उसके लिए क्या क्या स्टॉक हो सकता है, पता है तुम लोग को, कॉस्टिंग में रॉ पढ़ते मटेरियल। हो? हाँ बोलो मैम बोलो। रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल, हाँ WIP फिनिश गुड्स, हाँ, फिनिश WIP फिनिश गुड्स, हाँ। और इनके लिए फिनिश गुड्स, हाँ, मतलब इसको क्या बोलेंगे, एक सही लैंग्वेज बोले तो स्टॉक इन ट्रेड, ठीक है। तो ये मैन्युफैक्चरर का 3 तरह का इन्वेंट्री हो सकता है, जबकि ट्रेडर जो है, जो किसी से होलसेलर से परचेज करके रिटेल मार्केट, मतलब खुद रिटेलर है, कंज्यूमर को बेच देता है, उनके लिए स्टॉक इन ट्रेड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग इन्वेंट्री का मतलब इस तरह से ही समझना पड़ेगा हमें, ठीक है, दोनों तरह से हम लोग समझेंगे। तो इन्वेंट्री का मतलब, अच्छा ये तो मैंने दो तरह के बिजनेस के हिसाब से इन्वेंट्री बता दिया। नॉर्मली इन्वेंट्री का मतलब होता है जो हम लोग ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में बेचने के लिए यूज करते हैं, ठीक है, बेचने के लिए यूज करते हैं, उसे हम लोग बोलेंगे इन्वेंट्री। तो इन्वेंट्री का मतलब हो जाएगा हेल्ड फॉर द पर्पस ऑफ सेलिंग इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, ठीक है। अब सेल क्या होता है, सेल फिनिश्ड गुड्स हो जाएगा और स्टॉक इन ट्रेड होगा। रॉ मटेरियल तो बेचने के लिए नहीं रखते हैं ना, रॉ मटेरियल बेचने के लिए नहीं रखते, रॉ मटेरियल को यूज करके हम लोग फिनिश गुड्स बनाते हैं। तो रॉ मटेरियल तो डायरेक्ट सेल नहीं होगा, इसलिए मैंने यहाँ पर रॉ मटेरियल का एग्जांपल नहीं लिया। इस डेफिनेशन में फिट होता है फिनिश गुड्स, यानी जो रॉ मटेरियल WIP से फिनिश गुड्स बनेगा, और स्टॉक इन ट्रेड हेल्ड फॉर द पर्पस ऑफ सेलिंग इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में जो सेल होता है, जैसे मान लो मान लो कोई एक जो है फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, ठीक है। अब वो फर्नीचर बेचती है, तो फर्नीचर उसके लिए स्टॉक है, तो वो वुड लेके आती है, वो उसका रॉ मटेरियल हो गया। वुड से वो जो है प्रोसेसिंग करती है, तो उसमें एक WIP कंडीशन भी हो सकता है, मतलब जो ना तो रॉ मटेरियल है ना तो फिनिश गुड्स है, मिडिल का सिचुएशन है, ठीक है, और फिनिश गुड्स बना के बेच सकती है। अब अगर मान लो वो कंपनी अपना एक लैपटॉप बेचती, मान लो वो अपना अकाउंटेंट को एक लैपटॉप दे रखी थी अकाउंटिंग करने के लिए, बट वो लैपटॉप खराब हो गया तो उन्होंने बेच दिया। तो वो लेकिन उनका बेच दिया है, लेकिन वो उनका क्या है, स्टॉक नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि वो उनका ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस नहीं है, लैपटॉप बेचना उनका काम नहीं है। या फिर मान लो वहां पर वो पेपर लेते थे, पेपर पढ़ते थे, ठीक है, न्यूज़पेपर जो होता है, तो न्यूज़पेपर जम जाता है तो बेच देते हैं, ठीक है, लेकिन वो भी उनका इन्वेंट्री नहीं है वो न्यूज़पेपर। क्यों, क्योंकि न्यूज़पेपर बेचना उनका काम नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए ये लैंग्वेज यूज हुआ है ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। ये छोटा छोटा पॉइंट नहीं মানে समझने ফার্দারেন্স অফ में। বিজনেস, हाँ बोलो, মানে ফার্দারেন্স অফ বিজনেস। আরেকবার বলবে, আমার না আওয়াজটা ল্যাপটপে খুব ধীরে আসছে। ফার্দারেন্স অফ বিজনেস। हाँ, मतलब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर हमेशा सिर्फ और सिर्फ ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस का सेल को ही सेल मानेंगे, मतलब सेल ऑफ स्टॉक मानेंगे, ठीक है, फिनिश गुड्स मानेंगे या फिर इन्वेंट्री मानेंगे। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर लिखेंगे WIP। WIP जो है वो हो जाएगा WIP सोल्ड, ये भी बिकेगा बट आफ्टर कंप्लीशन, ठीक है। मीनिंग ऑफ इन्वेंट्री में WIP टू बी सोल्ड आफ्टर कंप्लीशन। अच्छा, फिर नेक्स्ट लिखेंगे इन द फॉर्म ऑफ मेटेरियल एंड supplies to be used in the production process। ब्रैकेट में लिखो रॉ मटेरियल एंड कंज्यूमेबल्स। फिर इट इंक्लूड्स
अच्छा मैंने स्पेलिंग गलत लिख दिया. इट इंक्लूड्स, ऐसे होगा, इट इंक्लूड्स स्टोर्स, कॉमा स्पेयर्स, कॉमा मेंटेनेंस, सप्लायर, सप्लाईज. ठीक है. अच्छा ये समझाते हैं, ये वाला पॉइंट समझाते हैं, लेकिन इसके रिगार्डिंग एक नोट भी लिखना पड़ेगा. ये सी पॉइंट के रिगार्डिंग नोट लिखवा रहे हैं. ठीक है. अच्छा यहाँ पर लिखो, इन्वेंट्रीज डज नॉट इंक्लूड includes machine spares, servicing, equipment and standby asset. ब्रैकेट में लिखो फायर एक्सटिंग्विशर, फायर which are covered under AS 10 property, plant and equipment. अच्छा ये वाला पॉइंट हम एक्सप्लेन करते हैं. देखो एक सेकेंड, देखो यहाँ पर ये 3 पॉइंट पहले बता देते हैं. मीनिंग ऑफ इन्वेंट्री में हम लोगों ने देखा कि हेल्ड फॉर पर्पस ऑफ सेलिंग इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस. ठीक है. WIP अगर WIP हमारा इन्वेंट्री होता है जो हम लोग बेचते हैं कंप्लीशन के बाद. फिर बोला है इन द फॉर्म ऑफ मटेरियल एंड सप्लाईज टू बी यूज्ड इन द प्रोडक्शन प्रोसेस. ठीक है. प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज होने वाला मटेरियल यानी जो रॉ मटेरियल का बात हो रहा है, एंड मटेरियल एंड सप्लाईज मतलब ऐसा कुछ जो हमारे प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज हो रहा है. तो सप्लाईज का यानी वो कंज्यूमेबल्स हो गया. इट इंक्लूड स्टोर, स्पेयर्स, मेंटेनेंस, सप्लाईज. ठीक है. यहाँ पर क्या क्या इंक्लूड हो जाएगा, बोल रहा है कि स्टोर्स, स्पेयर्स, मेंटेनेंस. अब यहाँ बोला है कि इन्वेंट्रीज डज नॉट इंक्लूड मशीन स्पेयर्स. देखो यहाँ पर स्पेयर्स लिखा गया था ना, स्पेयर्स पार्ट्स वगैरह होता है ना, वही चीज. ठीक है. तो बोल रहा है कि AS2 वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, इन्वेंट्री का मतलब होता है ऐसा चीज जो हम लोग ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में बेच देंगे, जैसे कि फिनिश गुड्स, स्टॉक इन ट्रेड. फिनिश गुड्स जो है वो फॉर मैन्युफैक्चरर हो गया और ये जो है ये फॉर ट्रेडर हो गया. ठीक है. और WIP भी हम लोग इन्वेंट्री मानेंगे, लेकिन वो बिकेगा कंप्लीशन होने के बाद. ठीक है. आफ्टर कंप्लीशन वो बिक जाएगा. फिर मैंने क्या लिखवाया है कि इन द फॉर्म ऑफ, और क्या हम लोग का इन्वेंट्री हो सकता है, मेटेरियल अगर कुछ है, मेटेरियल या सप्लाईज जो हम लोग यूज कर रहे हैं प्रोडक्शन प्रोसेस में. मेटेरियल का मतलब रॉ मेटेरियल, सप्लाईज का मतलब कंज्यूमेबल्स. कंज्यूमेबल्स का मतलब क्या है, जैसे कि स्टोर, स्पेयर्स, मेंटेनेंस एटसेट्रा. ठीक है. अब यहाँ पर एक एक्सेप्शन दिया है कि इन्वेंट्रीज डज नॉट इंक्लूड मशीन स्पेयर्स. स्पेयर्स हो सकता है, लेकिन अगर वो मशीन स्पेयर्स है तो नहीं होगा. क्यों नहीं होगा, क्योंकि मशीन से रिलेटेड अगर कोई स्पेयर पार्ट्स है तो उसे हम लोग फिक्स्ड एसेट मानेंगे. ठीक है. या फिर देखो सर्विसिंग इक्विपमेंट, इक्विपमेंट का मतलब भी तुम लोग को पता है फिक्स्ड एसेट होता है. मतलब ऐसे स्पेयर्स पार्ट्स या फिर ऐसे स्टोर्स पार्ट्स जिसका लाइफ मोर देन 1 ईयर है, या फिर जो एसेट्स के लिए यूज हो रहा है, फिक्स्ड एसेट के लिए यूज हो रहा है, सर्विसिंग इक्विपमेंट वगैरह, या फिर स्टैंड बाय फिक्स्ड एसेट जैसे कि फायर एक्सटिंग्विशर. ठीक है. वो हमेशा नहीं लगता है. ठीक है. तो इस तरह का जो चीज है जो कंज्यूमेबल्स तो है बट फिक्स्ड एसेट से रिलेटेड है, उसे हम लोग AS 10 में कवर करेंगे. मतलब सीधा बात है, ऐसा कोई
इन्वेंट्रीज जो देखने में इन्वेंट्रीज लग रहा है, ठीक है, जैसे कि कोई स्टोर्स, कोई स्पेयर पार्ट्स, लेकिन अगर स्पेयर पार्ट्स रिलेटेड विथ फिक्स्ड एसेट है, ठीक है, रिलेटेड विथ इक्विपमेंट है, सर्विसिंग इक्विपमेंट है, मशीन स्पेयर्स है, तो वो AS10 में जाएगा, ठीक है, तो वो यहाँ पर नहीं आएगा, AS2 में कवर नहीं होगा। तो सीधा सा बात ये है कि जो AS2 में कवर होगा वो AS10 में नहीं होगा। अगर कोई मेनली कहां पर कंफ्लिक्ट आ रहा है, स्पेयर पार्ट, स्टोर्स, मेंटेनेंस, सप्लाईज को लेके, ये इस तरह का चीज AS2 में भी आता है, इस तरह का चीज AS10 में भी आता है। अगर ये स्टोर्स पार्ट्स, स्पेयर पार्ट्स, मेंटेनेंस, जो सप्लाईज है, ये अगर हम लोग का स्टॉक के कोई फिक्स्ड एसेट से रिलेटेड है तो AS10 में आएगा। अगर नॉट रिलेटेड विथ फिक्स्ड एसेट है तो AS2 में आएगा। अब फिक्स्ड एसेट से रिलेटेड मतलब कौन कौन सा था, जैसे कि यहाँ पर देखो फायर एक्सटिंग्विशर है, ठीक है, यहाँ पर कुछ सर्विसिंग इक्विपमेंट है, ये सब। जैसे मान लो एरोप्लेन वगैरह जो होता है ना, प्लेन वगैरह में मोर देन 1 इंजन रखा जाता है, ठीक है, स्टॉक में मोर देन 1 इंजन रखा जाता है, तो वो तो स्टॉक की तरह ही हुआ, लेकिन वो एरोप्लेन का स्पेयर पार्ट्स है, तो इसीलिए वो क्या हो जाएगा, वो हम लोग का AS10 में कवर होगा, ठीक है। तो वो हो गया इक्विपमेंट की तरह ट्रीट होगा, भले ही वो स्टॉक की तरह रखा हुआ है। तो इन्वेंट्रीज में ये सारा चीज इंक्लूड नहीं होगा जो रिलेटेड विथ हम लोग का फिक्स्ड एसेट होगा, ठीक है, जो रिलेटेड विथ फिक्स्ड एसेट होगा वो हम लोग का AS10 में कवर होगा, और जो नॉट रिलेटेड विथ फिक्स्ड एसेट है वो हम लोग का AS2 में कवर होगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर चाहो तो मैंने तो एक्सेप्शन लिखवा दिया और इसको लिखने का जरूरत नहीं है। तो मैंने क्या क्या लिखा दिया है, गुड्स हेल्ड फॉर सेल, एक बार चेक कर लेते हैं, मैंने सारा लिखवा दिया या कुछ रह गया मेरे से। यहाँ पर हेल्ड फॉर द पर्पस ऑफ सेल, जैसे कि फिनिश गुड्स हो गया। अच्छा, गुड्स हेल्ड इन द पर्पस फॉर प्रोडक्शन, ये जो है ना WIP, इसको चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, इसको चाहो तो इसमें एक पॉइंट और भी जोड़ सकते हो, गुड्स हेल्ड इन द पर्पस ऑफ प्रोडक्शन फॉर सेल, ठीक है, कंप्लीशन एक ही बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, फिर मटेरियल सप्लाई यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज, चलो ठीक है, ये भी हम लोगों ने लिखवा दिया, ऑल्सो इंक्लूड, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, देखो मैम स्टैंड बाय एसेट्स माने की स्टैंड बाई एसेट्स मतलब जो रखा हुआ है, हम लोग हमेशা ইউজ नहीं करते। যেমন সেই আগুন লেগে গেলে নিভাবার জন্য এগুলো থাকে না, ফায়ার এক্সটিংগুইশার বিভিন্ন জায়গায় লাগানো থাকে না, ওগুলো হচ্ছে স্ট্যান্ড বাই অ্যাসেট, যেগুলো ইউজ করে আগুন বন্ধ করা যায়। फायर एक्सटिंग्विशर मतलब ये होता है, ये देखो आजकल तो हर जगह लगा हुआ रहता है, हॉस्पिटल्स वगैरह, हाँ हाँ ठीक है, बुझे हाँ वही वाला, वो स्टैंड बाई है। स्टैंड बाई है मतलब उसको रखा हुआ है, उसका यूज तो तभी करेंगे ना जब आग लगेगा, ये ठीक है, ये होता है फायर एक्सटिंग्विशर। तो ये तभी, ये स्टैंड बाई में है, ठीक है, जब जरूरत होगा तब यूज करेंगे, तो वही चीज होता है। जैसे प्लेयर वगैरह को भी स्टैंड बाई में रखा जाता है ना, जब जरूरत होगा उनको खिलाएंगे, उसी तरह से, ठीक है। तो यहाँ पर नेक्स्ट हम लोग कौन सा पढ़ेंगे, नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे एप्लीकेबल ऑफ नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ AS2। AS2 कहाँ कहाँ एप्लीकेबल नहीं होता है, ये पढ़ लेते हैं। इसके बाद नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ AS2 कहाँ कहाँ एप्लीकेबल नहीं होगा। WIP ऑफ कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। अब इससे कंफ्यूज मत हो जाओ, ठीक है, कि अभी अभी तो हम लोगों ने पढ़ा कि WIP तो हम लोग का इन्वेंट्री होता है, तो वो तो कवर्ड अंडर AS2 हो जाएगा। लेकिन ये मैंने क्या लिखा है, WIP ऑफ कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, मतलब जहां कंस्ट्रक्शन का काम होता है उसमें जो WIP होता है, जैसे ब्रिज बन रहा है, रोड बन रहा है, या कोई बिल्डिंग बन रहा है, वो अगर WIP में है उस पे AS2 एप्लीकेबल नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि उसके लिए दूसरा AS बना हुआ है, आई थिंक AS7 या AS9। ये देखो ना, हम लोगों ने जब यहाँ पर कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट का मैंने लिस्ट लिखवाया था ना, तो मैंने लिखवाया होगा कौन से AS7 एप्लीकेबल होता है, ठीक है, कंस्ट्रक्शन रिलेटेड कामों के लिए AS7 एप्लीकेबल होता है, इसीलिए AS2 एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है। तो AS2 WIP के ऊपर एप्लीकेबल होता है, बट कंस्ट्रक्शन रिलेटेड WIP पे एप्लीकेबल नहीं होता है। और हो जाएगा WIP ऑफ सर्विस, ठीक है, क्योंकि सर्विस के लिए आई थिंक AS9 होता है, देख लेते हैं। ये देखो, मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन तुम लोग को याद करना है, मुझे याद नहीं यस भी सर, रहता। यस मैम।
AS9, ठीक है, ये रहा AS9। AS9 पे लगेगा। अगर सर्विसिंग वाला कुछ WIP है उस पे AS9 लग जाता है, तो वहां AS2 नहीं लगेगा। तो WIP मतलब AS2 ऐसा मत सोचो, देख लो कि WIP ऑफ क्या है, तब जाके AS2 एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा डिसाइड कर पाएंगे। फिर नेक्स्ट लिखेंगे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स held as stock in trade। मतलब अगर हम लोग कोई जैसे शेयर वगैरह होता है ना, अगर हम लोग कोई शेयर खरीद रहा है तो ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हो सकता है, ठीक है। अगर हम लोग कोई डिवेंचर खरीद रहे हैं वो भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, कोई बॉन्ड खरीद रहे हो वो भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है। लेकिन 1 साल से कम के लिए खरीद रहे हो तो वो स्टॉक होता है, लेकिन वो भी AS2 में नहीं होगा। AS2 तो स्टॉक के बारे में बताता है, फिर भी नहीं होगा, क्योंकि इसके लिए इन्वेस्टमेंट का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS13 आई थिंक, जितना 13 एप्लीकेबल है, 13 या 15 ऐसा कुछ होगा। यहाँ पर ये देखो AS13 इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग के लिए, ठीक है, क्योंकि AS13 एप्लीकेबल होता है इन्वेस्टमेंट के ऊपर, और ये क्योंकि इन्वेस्टमेंट है इसीलिए इस पे AS2 फॉलो नहीं होगा, ठीक है, इस पे AS2 फॉलो इसीलिए नहीं होगा। तो नॉन एप्लीकेबिलिटी भी हमें पता होना चाहिए, क्वेश्चन पूछ ही सकता है। 4th नंबर जो, अच्छा इसका एग्जाम्पल लिख दे, यहाँ पर ब्रैकेट में लिख लो, शेयर्स, डिवेंचर और बॉन्ड एटसेट्रा। 4th नंबर लाइफ स्टॉक, एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चरल एंड फॉरेस्ट, फॉरेस्ट होगा, ठीक है, फॉरेस्ट प्रोड्यूस्ड, ऑयल, गैस, मिनरल्स एटसेट्रा। बोल रहा है कि अगर किसी का डेयरी बिजनेस है, जैसे कि किसी के पास गाय है, मतलब काऊ है, गोट है, बकरी है, ठीक है, तो ये सब क्या है, लाइफ स्टॉक है। या फिर मान लो जो भी जो मतलब हेन वगैरह जो रखा जाता है, ठीक है, तो ये सब जो लाइफ स्टॉक है, शिप वगैरह जो रखा जाता है, जो भी हम लोग रखते हैं, तो वो बोल रहा है कि लाइफ स्टॉक जिसके पास है, या फिर किसी का एग्रीकल्चरल कुछ प्रोड्यूस है, किसी का फॉरेस्ट प्रोड्यूस है कुछ, ठीक है, जैसे कि हनी वगैरह हो गया, ऑयल है, गैस है, मिनरल्स है, ये सब जो प्रोडक्शन हो रहा है, तो इसके लिए भी अलग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, तो ये भी यहाँ पर कवर नहीं होगा, ठीक है, ये भी यहाँ पर कवर नहीं होगा। AS2 में इस तरह का स्टॉक जो कि लाइफ स्टॉक है, ठीक है, ये भी AS2 में कवर नहीं होगा। अगर कुछ एग्रीकल्चरल स्टॉक है वो भी AS2 में कवर नहीं होगा, कुछ फॉरेस्ट प्रोड्यूस स्टॉक हो रहा है वो भी AS2 में कवर नहीं होगा, ऑयल गैस वगैरह मिनरल्स वगैरह आ रहा है वो भी AS2 में कवर नहीं होगा। मतलब ये नेचुरल रिसोर्सेस की तरह हो गया, ये सब हमारा AS2 में कवर नहीं होता है, तो ये हो गया नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ AS2, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे, अब हम लोग पढ़ेंगे वैल्यूएशन ऑफ रॉ मटेरियल, फिनिश गुड्स एंड WIP स्टॉक। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे वैल्यूएशन ऑफ A रॉ मटेरियल, B फिनिश्ड गुड्स, कॉमा WIP स्टॉक, ठीक है। अभी हम लोग ये वाला पढ़ेंगे कि किस तरह से वैल्यूएशन किया जाता है। अब रॉ मटेरियल का वैल्यूएशन पढ़ेंगे और फिनिश गुड्स या WIP का भी पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, अब इसमें कैसे होगा देखो, पहले रॉ मटेरियल लिखते हैं, यहाँ पर लिखेंगे इफ सेलिंग प्राइस ऑफ फिनिश्ड गुड्स ग्रेटर देन कॉस्ट, ठीक है। अगर ये इसको बढ़ा लेते, ठीक है, यहाँ पर 2 पॉइंट होगा,
ये इधर लिखेंगे। इफ सेलिंग प्राइस ऑफ फिनिश गुड्स ग्रेटर देन कॉस्ट, तब यहाँ पर लिखेंगे रॉ मेटेरियल वैल्यूड एट कॉस्ट, रॉ मेटेरियल वैल्यूड एट कॉस्ट। अच्छा, और यहां पर लिखेंगे इफ सेलिंग प्राइस ऑफ फिनिश्ड गुड्स लेस देन कॉस्ट, तो रॉ मेटेरियल का वैल्यू कैसे होगा? रॉ मेटेरियल is valued at replacement cost। ये मैंने लिखा है रिप्लेसमेंट कॉस्ट। इस पॉइंट को समझा देते हैं। देखो, पहला बात है, हम लोग अभी क्या पढ़ रहे हैं कि किस तरह से रॉ मटेरियल का वैल्यू करेंगे, कि हमारे पास जो रॉ मटेरियल है उसका वैल्यू क्या है। क्यों? क्योंकि रॉ मटेरियल हम लोग का क्या है, इन्वेंट्री है, स्टॉक है, और हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। तो अब हम लोग सीख रहे हैं कि कैसे रॉ मटेरियल का वैल्यू करेंगे, फिर फिनिश गुड्स और WIP देखेंगे, मतलब मैन्युफैक्चरर रिलेटेड बात कर रहे हैं। तो अगर हम लोग का सेलिंग प्राइस ऑफ फिनिश गुड्स, मतलब जो रॉ मटेरियल यूज करके हमारा फिनिश गुड्स बन रहा है, उसका वैल्यू कैसे करेंगे। हम लोग पहले देखेंगे कि जो रॉ मटेरियल यूज करके फिनिश गुड्स बना रहे हैं उसका सेलिंग प्राइस क्या है। अगर सेलिंग प्राइस कॉस्ट से ज्यादा है तो रॉ मटेरियल का वैल्यू कॉस्ट पे होगा। मतलब देखो, एक एग्जांपल से समझ जाएंगे। यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं। रॉ मटेरियल कॉस्ट इज ₹150। अच्छा, फाइंड वैल्यूएशन ऑफ raw material if case 1 selling price of finished goods equal to 200 और selling price of finished goods equal to 120। ये केस 2 हो गया, ठीक है। अच्छा, अब देखो, हम लोग पहले केस 1 सॉल्व करते हैं। एक रॉ मटेरियल था जिसको हम लोगों ने 150 रुपीज से खरीदा था, ठीक है। फिर हम लोगों ने उस रॉ मटेरियल, मान लो 150 रुपीज का रॉ मटेरियल का हम लोगों ने इनपुट दिया, और हम लोग को प्रोसेस होने के बाद, ठीक है, प्रोसेसिंग हुआ होगा, ठीक है, प्रोसेस होने के बाद हमें जो फिनिश गुड्स मिला, ठीक है, उसका सेलिंग प्राइस है 200, ठीक है। अगर ऐसा हो रहा है केस 1, ठीक है, अगर ऐसा हो रहा है तो रॉ मटेरियल का वैल्यू कैसे करेंगे? तो वैल्यूएशन ऑफ रॉ मटेरियल हो जाएगा इसका कॉस्ट, यानी 150, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल दैट इज 150, ठीक है। ये हमें यहाँ पर रूल्स बताया था कि सेलिंग प्राइस ऑफ फिनिश गुड्स ग्रेटर देन कॉस्ट, तो इसका रॉ मटेरियल का कॉस्ट कैसे वैल्यू करना है? रॉ मटेरियल का कॉस्ट हमें कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल पे ही करना पड़ेगा, ठीक है। ये हो गया नॉर्मल बात। क्यों? देखो, हम लोग अगर सेल कर रहे हैं, जो रॉ मटेरियल यूज करके प्रोडक्ट बना रहे हैं, उस पे अगर हम लोग 200 रुपीज का फिनिश गुड्स बना के बेच रहे हैं, तो रॉ मटेरियल का कॉस्ट 150 दिखा सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। जितना है उतना ही दिखा देंगे कि हाँ, मैंने इतने से रॉ मटेरियल खरीदा था। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो कैसे? देखो, ऐसा अगर नहीं हो रहा है मतलब कैसे हो सकता है? यहाँ पर लिख देते हैं, हम लोगों ने रॉ मटेरियल यूज किया, यहाँ पर दिखाते हैं, रॉ मटेरियल यूज किया है 150 रुपीज का, ठीक है, और इससे जो फिनिश गुड्स बना, ये बना है 120 रुपीज का। अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है? यहाँ पर हम लोगों ने जो फिनिश गुड्स बनाया और उसका जो सेलिंग प्राइस डिसाइड किया, ये सिर्फ फिनिश गुड्स का ही वैल्यू नहीं है, ये सेलिंग प्राइस ऑफ फिनिश गुड्स है, मतलब इसमें प्रॉफिट ऐड किया होगा, ठीक है। अब ये लॉस में हो रहा है, देखो, क्योंकि 150 का मटेरियल खरीद के अगर फिनिश गुड्स को ही बेच रहे 120 में, तो ऑब्वियसली ये लॉस में बेच रहे हैं, ठीक है। इस केस में हमें वैल्यूएशन कैसे करना पड़ेगा? वैल्यूएशन ऑफ
रॉ मेटेरियल इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर लिखवाया मैंने, इफ सेलिंग प्राइस ऑफ फिनिश गुड्स लेस देन कॉस्ट, कॉस्ट से भी कम है, तो यहाँ पर हम लोग अपना कॉस्ट को ही रिकवर नहीं कर पा रहे, प्रॉफिट तो दूर का बात है। जैसे यहाँ पर अगर कोई दूसरा कॉस्ट नहीं लग रहा है एक्सेप्ट रॉ मेटेरियल, तो प्रॉफिट 50 रुपए हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर लॉस हो रहा है, ठीक है, 30 रुपीज का लॉस दिख रहा है, तो हम लोग इसको कॉस्ट में रिकॉर्ड नहीं कर सकते, तब हमें किस में रिकॉर्ड करना है, रिप्लेसमेंट कॉस्ट में। अब रिप्लेसमेंट कॉस्ट कहां पर दिया हुआ रहेगा, हमें क्वेश्चन में बता देगा कि रिप्लेसमेंट कॉस्ट क्या है, तो यहाँ पर हम कॉमा देके लिखते हैं, इस केस में रिप्लेसमेंट कॉस्ट, और बता रहे हैं रिप्लेसमेंट कॉस्ट भी क्या होता है। रिप्लेसमेंट कॉस्ट है हम लोग का सपोज 100, ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यूएशन ऑफ रॉ मटेरियल हो जाएगा रिप्लेसमेंट कॉस्ट, दैट इज 100, ठीक है। अगर हम लोग का कॉस्ट भी रिकवर नहीं हो रहा है, इन दैट केस हम लोग का वैल्यूएशन ऑफ रॉ मटेरियल हो जाएगा रिप्लेसमेंट कॉस्ट पे। और रिप्लेसमेंट कॉस्ट क्या होता है कि आज के डेट पे ये रॉ मटेरियल अगर हम लोग मार्केट से परचेस कर रहे हैं, ठीक है, या फिर इसको अगर हम लोग बेच देते हैं इस रॉ मटेरियल को, तो जितना प्राइस हमें मिलेगा उसको बोला जाता है रिप्लेसमेंट कॉस्ट, ठीक है। तब हम लोग अपना फेयर मार्केट वैल्यू, है, बोलो, फेयर मार्केट वैल्यू, फेयर मार्केट वैल्यू, हाँ फेयर मार्केट वैल्यू, सही बोल रहे हो, फेयर मार्केट वैल्यू, कि अगर आज के डेट पे ये रॉ मटेरियल का मार्केट प्राइस देखा जाए जितना है उतने पे हम लोग इसको रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा रिप्लेसमेंट कॉस्ट पे हमें रिकॉर्ड करना है, और एग्जाम में तुम लोग को ये कॉस्ट दे दिया जाएगा, नहीं तो कैसे वैल्यू करोगे, ठीक है। तो ये तो नॉर्मल बात हो गया, अगर मेरा कॉस्ट से सेलिंग प्राइस ज्यादा हो रहा है तो कॉस्ट में रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन ये ऐसा प्राइस है सेलिंग प्राइस जो मेरे कॉस्ट को भी रिकवर नहीं कर रहा है, इन दैट केस हमें वही कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर की तरह हो गया, तो ये 100 पे रिकॉर्ड करेंगे, और इस प्राइस को बोला जाता है रिप्लेसमेंट कॉस्ट, ठीक है। तो ये हम लोगों ने सीखा कि रॉ मटेरियल का वैल्यू हम लोग कैसे कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि फिनिश गुड्स का वैल्यू हम लोग कैसे कर सकते हैं, और डब्ल्यूआईपी का वैल्यू। ম্যাম বলছি যে কোশ্চেনে যদি মানে কেস 2 তে যদি রিপ্লেসমেন্ট কস্টটা না বলে যায় তখন কি করতে হবে? না রিপ্লেসমেন্ট কস্ট বলবেই, না হলে তুমি ওটার ভ্যালু করতে পারবে না, তখন তোমার এই সিচুয়েশন দিলে যদি রিপ্লেসমেন্ট কস্ট না বলে তাহলে তুমি লিখে দেবে শুধু কি ইট শুড বি ভ্যালুড এট রিপ্লেসমেন্ট কস্ট অ্যাজ ফিনিশ গুডস প্রাইস ইজ লেস দেন র মেটেরিয়াল প্রাইস। যদি না বলে দেয় তখন ল্যাঙ্গুয়েজে লিখে দেবে যে রিপ্লেসমেন্ট কস্ট যেটা চলছে আমি সেটাতে ভ্যালু করব, যেহেতু আমার র মেটেরিয়ালের দামটা ফিনিশ গুডস এর থেকে বেশি আছে। আচ্ছা, আর ম্যাম ওই এনআরভি যেটা বলছেন সেটা মানে কি জিনিস? এনআরভিটা লেখাবো এখন, এনআরভিটা বলে দিচ্ছি, এনআরভির আচ্ছা, মানে পুরো ডিটেলস হবে कि एनआरवी की है। अच्छा, अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे कि कॉस्ट क्या होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर रॉ मटेरियल का वैल्यूएशन किया हम लोगों ने। अच्छा, अब हम लोग पढ़ेंगे कि कॉस्ट क्या होता है। देखो कॉस्ट, तो कॉस्ट मेनली 3 तरह का होगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन, कन्वर्जन मतलब रॉ मटेरियल से जो फिनिश गुड्स बनने तक का जो पूरा टाइम पीरियड है वो होता है कन्वर्जन, ठीक है। और हो जाएगा अदर कॉस्ट, एक होता है अदर कॉस्ट, ठीक है। अच्छा, ये कॉस्ट हम लोग को पढ़ना पड़ेगा, और ये पहला जो है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है। अच्छा, एक है कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन और एक हो जाएगा अदर कॉस्ट। चलो, ये 3 चीज हमें पढ़ना पड़ेगा। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे, सबसे पहले कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पर लिखते हैं, पेज बैक कीजिए। हाँ मैम आरए मतलब रॉ मटेरियल टू फिनिश्ड गुड्स। हाँ, आरएम मतलब रॉ मटेरियल से लेके फिनिश गुड्स, कन्वर्जन टाइम पीरियड वही वाला। ম্যাম কস্ট অফ কনভার্সন মানে তো কস্ট অফ ডব্লিউআইপি একই হবে। কস্ট অফ কনভার্জন মানে কস্ট অফ ডব্লিউআইপি নয়, কস্ট অফ কনভার্জন মানে র মেটেরিয়াল থেকে পুরো ফিনিশ গুডস এর পুরো প্রসেসটা, ডব্লিউআইপি মানে র মেটেরিয়াল থেকে ডব্লিউআইপি ফিনিশ গুডস। हाँ,
র মেটেরিয়াল থেকে ডব্লিউআইপি আলাদা হয়ে গেল না, ওটা তো ইন দ্য মিন টাইম হয়ে গেল। আর র মেটেরিয়াল থেকে ফিনিশ গুডস মানে পুরো কনভার্সন, মানে কোনোদিন ডব্লিউআইপি হয় না, কনভার্সন মানে পুরো ফরমেশনটাই চেঞ্জ হয়ে গেল, মানে আমি ফিনিশ গুডসে ট্রান্সফার করে ফেলেছি, সেটাকে বলছে কনভার্সন। মানে পুরোটাকে ফিনিশ গুডস পর্যন্ত নিয়ে যাওয়ার যে পিরিয়ডটা, ওটা কনভার্সন। আর ডব্লিউআইপি মানে এখনো ফিনিশ গুডসে পৌঁছায়নি, মিডিলেই আছে, সেটাকে বলছে কস্ট অফ, সেটাকে বলছে কস্ট অফ, মানে সেটাকে ডব্লিউআইপি বলে। আর এটা ডব্লিউআইপির কস্ট যেটা, সেটা তো অন দ্যাট মোমেন্ট যতটা আমার डब्ल्यूआईपी তে রেডি হয়ে পড়ে আছে ততটাই হবে, ঠিক আছে। कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन अलग होता है, अभी लिखने से समझ में आएगा, डिटेल्स देखो। अच्छा, अब देखो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग। सबसे पहले क्या लिखवाने वाले थे हम, हाँ चलो, कॉस्ट ऑफ परचेज, कॉस्ट ऑफ परचेज, मैम प्रोडक्शन, ओ सॉरी, हाँ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। यहाँ पर क्या क्या आ जाएगा, प्रोडक्शन करने के लिए हम लोग को सबसे पहले क्या चाहिए, जैसे तुम लोग कॉस्ट शीट में करते हो, परचेज प्राइस ऑफ रॉ मेटेरियल, ठीक है। अच्छा, फिर हम लोग यहाँ पर ऐड करेंगे कुछ, अगर टैक्सेस वगैरह देना पड़ा उस रॉ मटेरियल को खरीदते हुए, यानी ड्यूटीज एंड टैक्सेस, ठीक है। लेकिन इसमें भी हम लोग कौन सा नहीं लेंगे, जो रिफंडेबल है, ठीक है, जिसका इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा, वो हमारा कॉस्ट का पार्ट नहीं होगा, क्योंकि जब हम लोग सेल करेंगे तो उसे हमारा रिफंड आ जाएगा। अगर रिफंडेबल ड्यूटीज है या टैक्सेस है, जो भी है, वो कभी भी ऐड नहीं होगा। तो यहाँ पर लिख लो, विच आर नॉट refundable or credit is not available। मतलब कौन सा ऐड होगा वो मैंने लिखा दिया, ठीक है। विच आर नॉट रिफंडेबल और क्रेडिट इज नॉट अवेलेबल, अगर हमें इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिल रहा है या फिर रिफंडेबल नहीं है, उस केस में ये ऐड हो जाएगा। जैसे कस्टम वगैरह होता है, नॉर्मली वो जो है उस पे इनपुट नहीं मिलता है, ठीक है। तो ये हो गया। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे, सॉरी, नेक्स्ट जो होता है फ्रेट इनवर्ड। फ्रेट इनवर्ट का मतलब हो गया कि जो भी मतलब फ्रेट लग सकता है ना, जैसे मान लो हम लोग अपना रॉ मटेरियल को क्या कर रहे हैं, कोई ट्रक वगैरह या फिर किसी में लेके आ रहे हैं, फ्रेट चार्जेस हो सकता है, फ्रेट इनवर्ट हो सकता है, फ्रेट इंश्योरेंस भी हो सकता है, फ्रेट इंश्योरेंस भी हो सकता है। अच्छा, और क्या हो सकता है, लोडिंग हो सकता है, लोडिंग इसके पहले लिख दे, खरीदने के बाद लोड करेंगे, है ना, ये एक सीक्वेंस में रहेगा। पीछे भी लिखते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा नहीं कि ऊपर लिखना नेसेसरी है। मतलब देखो, नॉर्मली हम लोग क्या करेंगे, पहले किसी शॉप में जाके रिक्वायर्ड मटेरियल खरीद लेंगे, फिर उसमें कुछ टैक्स वगैरह लगेगा, उसे ऐड करेंगे, फिर मटेरियल को लोड करेंगे, फिर फ्रेट देके उसको लेके आएंगे, फिर उसे क्या करेंगे, अनलोड कर लेंगे। तो अनलोडिंग भी लिख लो, अनलोडिंग चार्जेस, ठीक है, अनलोडिंग चार्जेस हो गया। अच्छा, और अगर कोई रिकवरेबल टैक्स होगा वो लेस हो जाएगा कुछ, अगर हम लोग का, वो तो मैंने यहाँ पर लिखवा ही दिया है कि कौन सा टैक्स ऐड होगा कौन सा नहीं होगा। अगर हमें कोई रीबेट मिल रहा है या फिर कोई डिस्काउंट मिल रहा है, ठीक है, वो लेस कर सकते हैं। यहाँ पर लिख देते हैं ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट, ये लेस हो जाएगा। कुछ रीबेट लैंग्वेज भी यूज होता है ना, तो रीबेट अगर मिल रहा है तो वो भी लेस हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारा चीज हम लोगों का ऐड हो जाएगा, ठीक है। और क्या हो जाएगा, और यहाँ पर ऐसे लिख दें, अदर कॉस्ट डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू द परचेज, ठीक है।
ऐसे कोई भी कॉस्ट जो डायरेक्टली परचेज में एट्रीब्यूट कर सकते हैं, मतलब बेसिकली बोले तो फैक्ट्री प्रीमाइसेस तक लेके जाने का खर्चा, जैसे मैंने यहाँ पर लिखवा भी दिया है लोडिंग अनलोडिंग, ठीक है, लेकिन ये किसका पार्ट आता है, अदर कॉस्ट का पार्ट आता है। ये जितना भी मैंने अलग अलग लिखवाया ना, अगर नहीं भी लिखवाते तो भी चलता, ये अदर कॉस्ट विच एट्रीब्यूटेबल टू द परचेज, इसका मतलब ही होता है लोडिंग अनलोडिंग, ठीक है। मैंने वहां पर बोलते बोलते अलग भी लिखवा दिया, बाकी इसका एग्जाम्पल यही होगा, लोडिंग अनलोडिंग एटसेट्रा। मतलब फैक्ट्री तक पहुंचाने के लिए हम लोग जो भी खर्चा करेंगे, जो हमें परचेज के साथ करना ही पड़ेगा, अदरवाइज हमारा स्टॉक फैक्ट्री प्रीमाइसेस तक नहीं पहुंचेगा। मतलब ये कौन सा कॉस्ट का बात हो रहा है, फैक्ट्री प्रीमाइसेस तक पहुंचाने के लिए हमारा जितना भी खर्चा होगा उसको हम लोग बोलेंगे कॉस्ट ऑफ, ये ना एक्चुअली कॉस्ट ऑफ परचेज ही लिखो इसको एक बार, उसके बाद प्रोडक्शन वाला लिखेंगे। मतलब सही बोल रहे थे कि मैंने यहाँ पर लिखवाया था ना, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन, अदर कॉस्ट। अब ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के अंदर हम लिखवा रहे हैं परचेज कॉस्ट, ठीक है। पहले कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन करेंगे तो पहले परचेज करना पड़ेगा ना, तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले लिखेंगे इसको ना, ऐसे लिख दो, ये परचेज कॉस्ट हो जाएगा। पहले परचेज करेंगे, परचेज कॉस्ट, ठीक है, पहले हम लोग लिखेंगे परचेज कॉस्ट। उसके बाद हम लोग यहाँ पर ऐड करेंगे इसमें कन्वर्जन कॉस्ट, ठीक है, कन्वर्जन कॉस्ट, और इसके बाद ये हो जाएगा अदर कॉस्ट, ये इस तरह से ऐड होगा। अच्छा, अब ये देखो परचेज कॉस्ट मैंने लिखवाया, परचेज कॉस्ट में मेरा क्या क्या आ जाएगा, फिर से एक बार देख लो। परचेज कॉस्ट में मेरा आ जाएगा रॉ मटेरियल को जो परचेज किया है उसका कॉस्ट आ जाएगा, अगर कोई ट्रेड डिस्काउंट मिल रहा है लेस कर दो, अगर कोई टैक्स रिकवरेबल है वो लिख दो, रिबेट है वो लिख दो, अगर इरिकवरेबल टैक्स ड्यूटीज है तो उसे ऐड कर दो, या फिर ऐसा कोई भी खर्चा जो फैक्ट्री प्रीमाइसेस तक लेके जाने के लिए हमारे एप्लीकेबल होगा, वो सारा खर्चा हमारा परचेज कॉस्ट का पार्ट हो जाएगा। यहाँ पर इसको लिख दो टोटल परचेज कॉस्ट, ठीक है, ये हो जाएगा हम लोग का टोटल परचेज कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है। अच्छा, अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें यहाँ पर नॉर्मल लॉस एक्सक्लूड होगा, ठीक है। टोटल परचेज कॉस्ट में क्या हो जाएगा, हम लोगों का नॉर्मल लॉस भी एक्सक्लूड होगा, वो भी चीज हम बता देते हैं कि हम लोग का नॉर्मल लॉस एक्सक्लूड होगा। यहाँ पर परचेज कॉस्ट एक्सक्लूड नॉर्मल लॉस, ठीक है। बैक कीजिएगा। हाँ, यस मैम, हो गया। एक काम करो, ऐसे नहीं, ऐसे लिखो कि ट्रीटमेंट ऑफ नॉर्मल लॉस, ऐसे मत लिखो नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। इसमें लिखते हैं ट्रीटमेंट ऑफ नॉर्मल लॉस। क्या नॉर्मल लॉस को हमें ट्रीट करना चाहिए, परचेस कॉस्ट का पार्ट होगा कि नहीं होगा, और क्यों नहीं होगा वो एक बार समझ लेते हैं, ठीक है। नॉर्मल लॉस का देखो, अच्छा जैसे मान लो हम लोगों ने कुछ परचेज किया है, ठीक है, कुछ रॉ मटेरियल परचेज किया है, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है, वो कितना है, वो सपोज है 1000 लीटर एट द रेट ऑफ 100 पर लीटर, ठीक है। अब ये जो प्रोडक्ट है, क्योंकि पता चल रहा है कि लिक्विड है, तो इसको जब हम लोग, जैसे मान लो स्पिरिट वगैरह होता है, इवापोरेट हो जाता है, तो एक हर एक बिजनेस का एक नॉर्मल लॉस होता है, ठीक है। जब हम लोग ये रॉ मटेरियल परचेस करके हमारे फैक्ट्री तक ला रहे हैं, तो कुछ कैरियर में ला रहे होंगे, ठीक है, कुछ टैंकर वगैरह, कुछ कैसे भी करके तो ला रहे होंगे, ठीक है। जब हम लोग इसको ला रहे हैं तो इन द मीन टाइम हमारा नॉर्मल लॉस हो जाता है रास्ते में 50 लीटर का, ठीक है, 50 लीटर का नॉर्मल लॉस हो जाता है। तो इसका मतलब जब फैक्ट्री में आके पहुंचेंगे तब हमारे पास 1000 लीटर का स्टॉक नहीं दिखेगा, 50 लीटर कम दिखेगा। तो कितने का हमारा स्टॉक दिखेगा जो हमारे पास आके पहुंचा,
950 लीटर का दिखेगा, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ पर 100 पर लीटर करके खरीदा था। इसका मतलब जो हम लोगों ने पेमेंट किया था, जिनसे भी रॉ मटेरियल खरीदा है, उनको कितना पेमेंट किया था? 1 लाख रुपए का, ठीक है। लेकिन हमारे पास स्टॉक आके पहुंचा 950 लीटर, ठीक है, 950 लीटर, लेकिन हमारे पॉकेट से तो 1000 लीटर ही चला गया, सॉरी 1 लाख रुपए ही गया है। हम लोगों ने 1 लाख रुपए दिए और हम लोगों ने 1000 लीटर रॉ मटेरियल खरीद लिया। लेकिन जब हम लोग उसे लेके आ रहे थे तो रास्ते में 50 लीटर लॉस हुआ, जो कि नॉर्मल लॉस है, ठीक है, क्योंकि हर बिजनेस का ना एक नॉर्मल लॉस होता है, ठीक है। ऐसा कोई भी चीज नहीं है जिसपे कोई लॉस नहीं होगा, ठीक है, कुछ ना कुछ लॉस होता है। जैसे अगर तुम लोग देखोगे कहीं पर भी, अगर तुम लोग जो रास्ते में जो है हम लोग खाना वाना खाते हैं, तो तुम लोग देख सकते हो चाउमीन वगैरह जब बनता है तो वहां पर देखोगे जब वो लोग बनाते हैं ना, कुछ ना कुछ उनसे गिर ही जाता है, ठीक है। तो कहीं पर भी तुम लोग खाओ तो वहां पर देख सकते हो, जैसे तुम लोग अगर जो फुचका वगैरह खाते हो वहां पर भी देखोगे तो थोड़ा बहुत गिरता ही है, ठीक है। तो ये क्या हो गया? नॉर्मल लॉस, इसे हम लोग अवॉइड नहीं कर सकते, ठीक है। किसी का अगर मान लो कांच की चीजों का बिजनेस है, तो वो जब किसी होलसेलर से खरीद के लेके आते हैं ना, एक आधा टूट ही सकता है, ठीक है, ऐसा नहीं कि कोई भी नहीं टूटेगा। तो एक आधा जो टूटता है ना, वो उनका नॉर्मल लॉस होता है। उसी तरह से किसी का मान लो नेप्थोलिन वगैरह का काम है, ठीक है, तो नेप्थोलिन क्योंकि इवापोरेट होता है तो वो भी लॉस होगा। उसी तरह से मान लो ऑयल जो है वो थोड़ा बहुत इवापोरेट हो गया, यहाँ पर जो ऑयल था वो इवापोरेट टाइप था, तो थोड़ा सा इवापोरेट हो गया 50 लीटर, जो कि हम लोग का नॉर्मल लॉस है। तो हमारे पास बेचने के लिए 950 लीटर स्टॉक अवेलेबल है और हम लोगों ने खर्चा कर दिया है 1 लाख। तो अभी हम लोगों का कॉस्ट पर लीटर कितना आ जाएगा? कॉस्ट पर लीटर आ जाएगा 1 लाख डिवाइडेड बाई 950, कितना होता है बताओ? 950 लीटर हम लोगों के पास अवेलेबल है बेचने के लिए, तो हम लोगों ने तो 100 रुपए पर लीटर खरीदे थे, बट 950 लीटर हमारे पास पहुंचने की वजह से हमारा स्टॉक का जो कॉस्ट पर लीटर है वो कितना हो गया? डिवाइड करके बताओ कितना हो रहा है? बोलो कितना हो रहा है? ये डिवाइड करके बताओ ना कितना हो रहा है। डिवाइडेड बाय 950, तो ये हो जा रहा है 105.26, 105.26 हो रहा है, ठीक है। अब ये मेरा कॉस्ट हो गया, कॉस्ट मेरा बढ़ गया। अब अगर मुझे इसे सेल करना है, सेलिंग प्राइस कैसे निकालेंगे? कॉस्ट प्लस प्रॉफिट लगा के, ठीक है। सपोज अगर हम इस पे प्रॉफिट कमाना चाहते हैं 5 रुपीज, ठीक है, प्रॉफिट 5 रुपीज कमाना चाहते हैं, तो मेरा ये सेलिंग प्राइस हो जाएगा 111.26, ठीक है। तो मेरा कॉस्ट अगर हम 100 से ऐड करेंगे तो मेरा लॉस होगा, ठीक है। तो ये हम यहाँ पर ऐड करके प्रॉफिट कमाना चाहते हैं 5 रुपए, तो ये हो गया, ये होता है नॉर्मल लॉस, ठीक है। अब ये जो है इस तरह का बिजनेस जो भी कर रहा है सभी का ये लॉस होता है, ऐसा कोई नहीं है जिसका ये लॉस नहीं होता है। मतलब रिकवर्ड फ्रॉम कस्टमर, हम लोगों ने कस्टमर पे ये पैसा अप्लाई कर दिया ना, जो 5.26 पर लीटर पे कॉस्ट बढ़ गया वो हम लोग कस्टमर से रिकवर कर सकते हैं, ठीक है, ये हो गया। लेकिन अगर एबनॉर्मल लॉस है, एबनॉर्मल लॉस, ये कैसे होता है? एबनॉर्मल लॉस का मतलब हम लोगों का जब डिस्पैच हुआ तो हम लोगों का ये जो नॉर्मल लॉस 50 लीटर है, इसके साथ साथ और भी लॉस हो गया। जैसे हम यहाँ पर फिर से लिखते हैं, परचेस किया हम लोगों ने 1000 लीटर एट द रेट ऑफ 100 पर लीटर करके, ठीक है। अब ये जब फैक्ट्री में आया उसके पहले यहाँ पर नॉर्मल लॉस 50 लीटर तो हुआ ही हुआ, ठीक है, और भी लॉस हुआ, कितना लॉस हुआ? और भी 100 लीटर लॉस हुआ, तो टोटल कितना हो गया? 150, टोटल 150 लीटर का मेरा लॉस हो गया, ठीक है। अब इसका कॉस्ट हम कैसे करेंगे? अपना स्टॉक का कॉस्टिंग कैसे करेंगे? अब मैंने तो 1 लाख रुपए ही पे किए, ठीक है, लेकिन मेरे पास स्टॉक कितना आके पहुंचा फैक्ट्री में? 1000 लीटर से हम माइनस कर देंगे 150 लीटर, ठीक है, तो कितना आ जाएगा? तो मेरे पास स्टॉक आ गया 850 लीटर सेल करने के लिए, ठीक है। अगर हम इसको 850 लीटर से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, 1 लाख को 850 लीटर से डिवाइड कर देते हैं, तो मेरा प्राइस बन रहा है 117.64, 117.64, ये मेरा
कॉस्ट पर लीटर आ गया। अब अगर हम 5 रुपीज ही प्रॉफिट रखना चाहते हैं, इन दैट केस मेरा सेलिंग प्राइस आ जाएगा 122.64, 122.64, जो मार्केट से काफी ज्यादा है, ठीक है, क्योंकि बाकी सब तो इसी में बेच रहे होंगे, ठीक है। क्यों इसमें बेच रहे होंगे? क्योंकि नॉर्मल लॉस सभी का होता है बिजनेस में, एबनॉर्मल लॉस हमेशा नहीं होता है, वो कभी कभार होता है, ठीक है। तो एबनॉर्मल लॉस हम लोग कस्टमर से रिकवर नहीं कर सकते, यानी यहाँ पर हम लोग 850 से डिवाइड करेंगे तो ये गलत हो जाएगा, मार्केट में बिकेगा नहीं। हमें इसको 950 से ही डिवाइड, हम लोग मैक्स टू मैक्स नॉर्मल लॉस से जो कॉस्ट बढ़ रहा है, यहाँ पर देखो नॉर्मल लॉस से हमारा कॉस्ट पर किलो पर लीटर बढ़ गया 100 से ये 105.26 हो गया, इस पे ही हम लोगों ने प्रॉफिट लगा के बेचा, मार्केट में बिकेगा, ठीक है। अगर ये लॉस नहीं होता तो ये 105 पे बिक जाता ना 5 रुपए प्रॉफिट लगा के, लेकिन ये 111.26 111 रुपए में बिकेगा। ये सभी के लिए एप्लीकेबल हो रहा है, हर एक इस तरह के बिजनेस के लिए, इसीलिए इसका मार्केट प्राइस यही रहेगा। लेकिन अगर हम लोग एबनॉर्मल लॉस भी कस्टमर से रिकवर करना चाहेंगे तो हमारे प्रोडक्ट का कॉस्ट बढ़ जाएगा, देन प्रॉफिट जोड़ेंगे तो सेलिंग प्राइस भी बढ़ जाएगा, तो फिर हम लोग अपने जो प्रोडक्ट है उसको कस्टमर पे नहीं बेच पाएंगे, ठीक है। नॉर्मल सा बात है, कस्टमर को अगर मार्केट में सेम चीज इतने में मिलेगा वो इतने से क्यों खरीदेगा। तो नॉर्मल लॉस का क्या होता है, जब भी हम लोग अपना रॉ मटेरियल का कॉस्ट निकालते हैं और बाई चांस अगर हमारा किसी तरह का नॉर्मल या एबनॉर्मल लॉस होता है तो उसका ट्रीटमेंट क्या हो जाएगा। देखो उसका ट्रीटमेंट ये हो जाएगा कि एबनॉर्मल लॉस को पीएल में डेबिट करो, ठीक है, और नॉर्मल लॉस को कस्टमर से रिकवर कर सकते हैं। तो ये जो 100 का लॉस हुआ ना, इस 100 का लॉस को हमें क्या करना पड़ेगा, इस 100 के लॉस को हमें इसको पीएल में चार्ज करना पड़ेगा, ठीक है। और ये जो है ये हमारा जो नॉर्मल लॉस है ये हम लोग कॉस्ट में चार्ज कर दिए, इसका मतलब यही आया है ना, हम लोगों का जो ये कॉस्ट में चार्ज किया ना हम लोगों ने 5 रुपए जो बढ़ गया 5.26, इसको हम लोगों ने कॉस्ट में चार्ज कर दिया, लेकिन ये वाला जो है इसको हम लोग कॉस्ट में नहीं चार्ज कर पाएंगे। मतलब ये जो 100 लीटर है इसको हमें 105 रुपए ये कैसे करके चार्ज होगा, पीएल में 100 रुपए के हिसाब से चार्ज नहीं होगा, क्योंकि अभी हम लोग का कॉस्ट कितना आ जा रहा है, हम लोग का कॉस्ट आ जा रहा है 105.26 नॉर्मल लॉस की वजह से। तो हम लोग अपना एबनॉर्मल लॉस का वैल्यूएशन कुछ इस तरह से करेंगे, 100 इंटू 105.26, तो ये जो लॉस हुआ 10,526 का, ठीक है। इसे हमें कहां पर ट्रीट करना पड़ेगा, पीएल में डेबिट करना पड़ेगा, ठीक है। अगर एबनॉर्मल लॉस होता है तो हमें पीएल में इसे डेबिट करना पड़ेगा। और हम लोग अपना कॉस्ट कैसे निकालेंगे, उसी तरह से ही निकालेंगे, 1 लाख डिवाइडेड बाई हमें करना पड़ेगा यहाँ पर कितना, 1 लाख डिवाइडेड बाई हमें 950 ही करना पड़ेगा, जिससे हमारा कॉस्ट आ जाएगा 105.26, तब जाके हम लोग इसको बेच पाएंगे मार्केट में। तो एबनॉर्मल लॉस है तो खुद बेयर करो, ठीक है, उसका रेस्पॉन्सिबिलिटी कस्टमर पे मत दो। लेकिन जो नॉर्मल लॉस है जो हम लोग रोक नहीं सकते, जो प्रोडक्ट के इनहेरेंट नेचर के लिए होता है, जैसे किसी का फ्लावर का बिजनेस है, ठीक है, तो किसी का फिश वगैरह का बिजनेस है, मतलब जो पेरिसेबल गुड्स होता है उसमें लॉस नॉर्मल लॉस होता ही होता है, हर एक बिजनेस में होता है, लेकिन इस तरह के बिजनेस में ना ज्यादा होता है, क्योंकि फूल वगैरह जो है वो जल्दी जल्दी खराब हो जाता है, फिश वगैरह भी जल्दी जल्दी खराब हो जाता है, उसका प्रिजर्व करने का एक पैटर्न होता है, ठीक है। तो इस तरह के चीजों में नॉर्मल लॉस हम लोग इजीली समझ सकते हैं कि नॉर्मल लॉस का मैटर क्या है, जो कि गुड्स के इनहेरेंट नेचर के लिए है, यानी जो नेचर ने हमें दिया है जिसको हम लोग बदल नहीं सकते हैं। तो अगर ऐसे वजह से लॉस हो रहा है तो वो कस्टमर के ऊपर चढ़ा दो, मतलब कस्टमर से रिकवर कर लो। कस्टमर का जो कॉस्ट आ रहा था 100, उसको 105.26 करके बेचो, प्रॉफिट लगा के बिकेगा। लेकिन अपने गलती की वजह से कुछ होता है, वो एबनॉर्मल लॉस है, जैसे चोरी हो गया तो मेरा यहाँ पर स्टॉक कम हो गया, या फिर गाड़ी एक्सीडेंट हो गया स्टॉक कम हो गया, तो उसकी वजह से मेरा कॉस्ट पर यूनिट बढ़ जा रहा है। क्यों बढ़ जा रहा है, क्योंकि मैंने जितना सोचा था उससे कम मेरे पास आया प्रोडक्ट, ठीक है। मैंने सोचा था 950 आएगा क्योंकि वो नॉर्मली सभी का आता है, लेकिन मेरा 850 हुआ, तो क्या वो भी कस्टमर से रिकवर कर ले, नहीं, वो कस्टमर से रिकवर नहीं कर सकते, ठीक है। तो हम लोग का नॉर्मल लॉस जो है वो हम लोग कॉस्ट में चार्ज कर सकते हैं, लेकिन जो एबनॉर्मल लॉस है वो हम लोग कस्टमर से रिकवर नहीं कर सकते, ठीक है। तो नॉर्मल लॉस का क्या हो जाएगा, नॉर्मल लॉस का हम लोग का यूनिट लेस होगा,
कॉस्ट लेस नहीं होगा। ठीक है, ये देखो यूनिट लेस कर दिया 950, 1000 लीटर से 950 कर दिया, बट कॉस्ट वही रखा। ठीक है, और यहाँ पर एबनॉर्मल लॉस को हमें पीएल में चार्ज कर देना है, वो तो हमें कस्टमर पे रिकवर करना ही नहीं है। तो अगर कहीं पर भी हमारा परचेस करने के बाद नॉर्मल या एबनॉर्मल लॉस होता है तो उसका ट्रीटमेंट ये होगा। ये तुम लोग को प्रोसेस कॉस्टिंग में भी मिलेगा। ठीक है, जब तुम लोग कॉस्टिंग करोगे प्रोसेस कॉस्टिंग में यही चीज हमें सीखना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी मैंने एक बार बता दिया, जरूरत था तो अभी मैंने फिलहाल परचेस कॉस्ट ही बताया, बाकी को हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो है कंप्लीट करेंगे, क्योंकि एस अभी काफी बड़ा है, इसमें बहुत सारा पॉइंट लिखना पड़ेगा तभी जाके होगा। ठीक है, फिर आज इतना ही करते हैं, बाकी नेक्स्ट दिन करेंगे।